असल में ना बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो, मेरा एक पॉडकास्ट है मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वर्जिनिटी और शादी से पहले सेक्स के ऊपर, निशा शर्मा के साथ में। मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, जितना कि मैं उसमें कर पाया, क्योंकि आज की जनरेशन कितना बर्दाश्त कर पाएगी उसके हिसाब से थोड़ा बोलना पड़ता है। वरना जो माँ है ना वो ज़रिया है कुदरत के सारे ब्रह्मांड के सारे ज्ञान के साथ उस बच्चे को जोड़ने का, और वो माँ के साथ जुड़ा होता है उस कॉर्ड के साथ। क्या बोलते हैं उस कॉर्ड को? हैं? एम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा ना। और असल में तो जो तरीका है वो क्या होना चाहिए कि जब बच्चे का जन्म हो जाए वो प्लेसेंटा अपने आप सूखती है। सही तरीका है जब वो सूख जाए तब उसको काटा जाए, क्योंकि तब तक वो जितना पोषण उस बच्चे को जाना है, जितनी समझ उसको जानी है, जो उसने ज़िंदगी में करना है, जो उसका पर्पस है, वो सारा का सारा डाउनलोड हो रहा होता है। जैसे आप कंप्यूटर में वो जो मतलब आप USB केबल लगाते हैं और उसी से फिर डाउनलोड होता है सारा डेटा। तो जब इस दुनिया में आता है तो माँ से जो कुदरत है वो माँ के ज़रिए उसको वो डेटा डाउनलोड करके देती है कि तुझे जीवन में करना क्या है, तेरा पर्पस क्या है, तू क्या है, कैसा है, वो सारा उसको बताने के लिए। तो वो डेटा ट्रांसफ़र होने से पहले ही काट देते हैं वो। तो जब हम डेटा ट्रांसफ़र होने से पहले उस कोड को निकाल लेते हैं किसी कंप्यूटर से, तो सारा डेटा करप्ट हो जाता है। तो बच्चे का जो ब्रेन है, बच्चा जो एक्चुअली वहाँ से सबसे पहला स्टेप होता है वो बच्चे को करप्ट करने का, ये डॉक्टर्स जो करते हैं। दूसरा स्टेप होता है उस टाइम पे बच्चे की जो आँखें हैं वो बंद होती हैं, और असल तरीका है कि उस बच्चे की आँखों पे रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। अगर पुराने टाइम पे, दाई के टाइम पे आप देखोगे ना, जब बच्चा पैदा होता था तो घर के उस कोठड़ी में जहाँ बच्चा पैदा हो रहा है दिया भी नहीं जलाते थे। अगर जलाते थे तो उसके आगे कुछ रख देते थे, मतलब डायरेक्ट रोशनी इस बच्चे की आंख पे नहीं पड़नी चाहिए। ये हम बहुत ध्यान रखते थे। और आज के टाइम तो ऑपरेशन थिएटर के बिल्कुल ऊपर उस बच्चा आंख खोल ले और वो इतनी सारी लाइट उसके ऊपर पड़ जाए तो उसकी आंख ऐसे, हमारे ही आंखों में अगर वो लाइट पड़ जाए, सोचो आप, हम लेटे हुए हैं और ऊपर इतनी सारी LED एकदम हमारे आंखों पे पड़े। मोबाइल की LED बर्दाश्त नहीं होती हमारे से, और उस बच्चे के ऊपर वो इतनी LED एकदम से ऐसे बम्बार्डमेंट होता है। दूसरा अटैक उसके ऊपर वो होता है। तीसरा, वो जो माँ के गर्भ में है तब वो बिल्कुल सेफ है और एकदम सेफ्टी के मोड में है, जैसे परम आनंद जो होता है वहाँ होता है। बेशक हमारे को लगता हो कि वो वहाँ पर लिक्विड के अंदर है और पता नहीं कैसा फील कर रहा होगा, लेकिन एक्चुअली उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, वो एक्चुअली परमानंद में कनेक्टेड है वहाँ वो। और जब जैसे ही वो इस दुनिया में आता है, आते ही वो जो राक्षस है, फार्मा कंपनी का दलाल, जिसको आप लोग डॉक्टर बोलते हैं, वो उसकी जांग में टीका ठोकता है। अब सोचो आप, कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में मस्ती में है, मौज में है, और वो कह रहा है मैं बिल्कुल सेफ हूँ, और वो बाहर आया है और उसने सांस लिया है, पहला सांस लिया है, रोना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। माँ बाप उससे मिलने आए उससे पहले तो उसकी जंगा में वो टॉर्चर, वो ट्रॉमा उसको दे चुका होता है डॉक्टर। अब सोचो आप, वो जो एकदम बच्चा ऐसे मस्ती में है और डॉक्टर आए और उसको सुई ठोक दे, एकदम आप सोए हुए हो, आपको वैसे ही कोई चोटी भर ले तो ऐसा जी करता है मारे खींच के, ऐसे एकदम उसको झटका लगता है कि क्या हो गया। ये उसको तीसरा ट्रॉमा होता है जो ये धरती दे रही है। यहाँ आने के बाद में, मतलब ये तो 2 स्टेप आए, 3 स्टेप आए ना, जो उसको करप्ट करने के आए, जो उसको खराब करने के आए। चौथा स्टेप आता है पहले 7 साल का। पहले 7 साल तक बच्चे को अपने सारे पहले के जन्म याद हैं और अपने जीवन का मकसद भी याद है, बल्कि तब तक तो सारा याद है जब तक उसने बोलना चालू नहीं किया। अगर माँ बाप
उस बच्चे को बोलना ना सिखाएं, खुद से बोल ये पापा, बोल मम्मी, बोल ये क्या है, बोल ये लाइट, बोल ये पंखा, वो ना सिखाएं और नेचुरल ऑब्जर्वेशन पे छोड़ दें। उसको अपने आप ऑब्जर्व करके अपने आप देख ले, वो अपने आप कुछ बोलना चालू करे, अपने आप जबान से कुछ निकले, तो एक्चुअल नॉलेज उसके पास पहले से ही है, सारा डाउनलोडेड है। जो ध्यान की मुद्रा में आता है, जो ऋषियों मुनियों को आता है, जिन्होंने वेद लिखे हैं, वो नॉलेज दे के भेजता है परमात्मा। और फिर हम उसे, शाणे माँ बाप फिर उसे समझाते हैं तुझे क्या करना है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, गुड बॉय, बैड बॉय, गुड बेबी, बैड बेबी, फिर वो हम सिखाते हैं ऐसे। चौथे नंबर पे हम करप्ट करते हैं। थोड़ी बहुत कसर माँ बाप छोड़ देते हैं तो फिर मास्टर जी रगड़ते हैं, फिर वो रॉकफेलर फाउंडेशन का बनाया हुआ सिलेबस थोपते हैं उसके ऊपर। बोल ए फॉर एप्पल, जैसे कि ए फॉर कुछ और नहीं हो सकता। बोल बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल, वो जैसे कि बी फॉर कुछ और नहीं हो सकता। कभी उस बच्चे को नहीं बताते कि बी फॉर इतनी सारी चीज़ें हैं, कल ढूंढ के लाना। सी फॉर इतनी सारी चीज़ें हैं, कल ढूंढ, कभी नहीं कहते कि तू अपना दिमाग लगा, क्योंकि सिस्टम नहीं चाहता कि आदमी अपना दिमाग लगा ले। गर्भ से पहले, पैदा होने के बाद, बीमार होने के बाद, जब आपको वो नमक का पानी, सलाइन वाटर लगा रहे हैं या फिर वो आपको ग्लूकोज लगा रहे हैं, उस टाइम पे उसमें डालने वाला, जिंदगी में आज तक कोई इंजेक्शन सेफ बना ही नहीं। फार्मा कंपनी जो बनी है, ये WHO ने बनाई है। WHO फ्लेक्सनर कमीशन की रिपोर्ट पे बना है। फ्लेक्सनर कमीशन का अध्यक्ष था अब्राहम फ्लेक्सनर, और अब्राहम फ्लेक्सनर की फंडिंग करी रॉकफेलर ने। तो WHO की फंडिंग रॉकफेलर की है। तो रॉकफेलर जो पेट्रोल से कबाड़ बचता है, पेट्रोल डीजल निकालने के बाद, पेट्रोलियम के बाद API जो बचता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसकी खपत के लिए कुछ जहर बनाता है, जिसका कुछ नाम है पेस्टिसाइड, हाइब्रिड बीज, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, DAP और फर्टिलाइजर्स, ये बनते हैं। और जब इतने बनने के बाद भी अगर API बच जाए तो फिर ये ड्रग्स बनती हैं, और फिर एल्यूमिनियम और दुनिया जहान की हैवी मेटल्स के साथ फिर इंजेक्शंस बनाए जाते हैं, ताकि इस बच्चे की फ्रीक्वेंसी को लो रखने में अगर कोई कसर रह गई हो, मतलब दाई ने यानी नर्स ने, माँ बाप ने, मास्टर ने कोई कसर छोड़ दी हो, तो ये इंजेक्शन पूरी करेंगे। इसलिए नहीं होते कि आपको ठीक रखना है। ह्यूमन बॉडी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ही बनी है। ह्यूमन बॉडी का एक एक सेल अंदर के जहर को बाहर निकालने में सक्षम है अपने आप, सिर्फ आप छेड़ना बंद कर दो। इस धरती पर पर्यावरणविद जो नुकसान कर रहे हैं, वही नुकसान WHO के डॉक्टर कर रहे हैं। पर्यावरणविद क्या कर रहे हैं? पेड़ लगा रहे हैं। कौन सा पेड़ लगा रहे हैं? जो उनको पसंद है, जो वहाँ की इकोलॉजी पे सेट बैठता है, नहीं बैठता है, पानी के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, कौन सा, कुछ नहीं देखते। गधों की तरह पेड़ लगा देते हैं, अगले साल सारे सूख जाते हैं। इतना पेट्रोल डीजल वेस्ट कर देते हैं एक पेड़ लगाने में। वो एक पेड़ लगाने में, मतलब वो जो फोटो खींच करके उसको पब्लिश करने में जितना इंटरनेट और डेटा यूज़ कर लेते हैं, उस डेटा के लिए जितना डाटा सेंटर पानी यूज़ कर लेता है, और उसके बाद वो पेड़ सूख भी जाता है। पर्यावरणविद सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस कर ले कि उद्योगपति उद्योग के लिए पेड़ नहीं काटेंगे, सड़क के लिए पेड़ नहीं कटेगा, आपके पुल के लिए पेड़ नहीं कटेगा, फैक्ट्री के लिए पेड़ नहीं कटेगा। अगर सिर्फ इतने पे अड़ जाए ना, तो ये धरती स्वर्ग हो जाए। काटो मत आप। ये धरती को अपने आप को रिजनरेट करने का तरीका पता है। अब किस जगह पे कौन सा पेड़ चाहिए, ये इस परमात्मा की बनाई सृष्टि को पता है। इंसान को तो कुछ भी नहीं पता कि क्या चाहिए, इस धरती को क्या चाहिए। इंसान कैसे बताएगा? यह धरती इंसान की बनाई हुई थोड़ी है, इंसान धरती का बनाया हुआ है। तो इंसान को क्या चाहिए ये धरती को पता है। तो धरती को अगर छेड़ना बंद कर देंगे तो धरती वो सब देगी जो हमें चाहिए। और अगर इंसान अपनी दखलंदाजी बंद नहीं करेगा तो धरती आपसे सब कुछ छीन लेगी। और जितने लोग यहाँ बैठे, जितने लोग देश दुनिया में सुन रहे, सबको पता है उनसे सब कुछ छीना जा चुका है। औलाद उनसे छीनी जा चुकी है, माँ बाप उनसे छीने जा चुके हैं, भाई बहन उनसे छीने जा चुके हैं, पड़ोस उनका छीना जा चुका है, शांति उनकी छीनी जा चुकी है।
धन दौलत जमीन जायदाद डंगर दूध अन्न पानी सब छीना जा चुका है और उनको दिया गया सिर्फ जहर। शरीर में जहर, खेत में जहर, दिमाग में जहर, समाज में जहर, बातों में जहर, व्यवहार में जहर। यही है ना, पूरा योजनाबद्ध तरीके से। और सारा खेल समझ का कि ना तो उस माँ बाप को पता था कि कौन सा डॉक्टर तेरे बच्चे के पैदा करने में सहायक है, ना उसे ये पता कि कौन सा मास्टर तेरे बच्चे को पढ़ाने में काबिल है, ना ये पता कि उस बच्चे की परवरिश कैसी होनी चाहिए। तो जो पहले 7 साल हैं वो उस बच्चे की पुरानी मेमोरीज सारी की सारी, जो आप कह रहे थे ना कि यहाँ आए हुए हर आदमी से ज़्यादा उसको पहले से पता है। सिर्फ आदमी अपनी दखलंदाजी बंद कर दे तो परमात्मा ने जिस संदेश के लिए, जिस मैसेज के लिए, जिस काम के लिए उसको भेजा है ना, वो बच्चा अपने आप अचीव कर लेगा। पर ना जी ना, आपको तो एजुकेशन देनी है ना, आपको तो 2 साल का होने से पहले पहले प्ले स्कूल में डालना है और पढ़ने की उम्र होने से पहले 100 तक की गिनती याद करानी है। सारे के सारा सब कुछ आना चाहिए, उसको पहाड़े भी याद आने चाहिए। ये बड़ी अजीब सी विडम्बना है कि हम जैसे आदमी बोलेंगे तो उनको कह देंगे कि तुम पुरानी बातें, तुम हमें पीछे लेके जाना चाहते हो, जिनको अकल नहीं है। पर जिनको थोड़ी बहुत अकल है वो अपने साथ आ ही रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जितनी इस चीज़ की अकल है, देखो मैं नहीं कहता जो मैं कह रहा हूँ वह सारा 100% सही है, पर जितना मेरे को समझ में आया, जितना मुझे डाउनलोड हुआ, जितना मेरे अकल आई, जितना मुझे दिखाई दिया, मैं वो बोल रहा हूँ। तो वो जो बच्चों को हम नहीं करने देते, इसी दुनिया में रहते हुए ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप ने फ्री छोड़ दिया और इस कंपटीशन में नहीं दौड़ाए, आप उनके बच्चों से मिलकर देखना, दूसरे बच्चों से ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, अपने लिए भी अवेयर होंगे, सृष्टि के लिए भी अवेयर होंगे, सवाल पूछ भी पाएंगे, लड़ भी पाएंगे, डरते भी नहीं किसी से, निडर होंगे और अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है उनको पता भी होगा। और जिनको हमने बताया है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है और क्या है ज़िंदगी का मकसद और फलाना ढिमकाना, वो सारे बच्चे कन्फ्यूज़्ड होंगे, उनके माँ बाप भी कन्फ्यूज़्ड होंगे। 12वीं होने के बाद क्या करना ना बच्चे को पता, ना माँ को ना टीचर को। BA होने के बाद क्या करना ना बच्चे को पता, ना माँ को ना बाप को ना टीचर को। ग्रेजुएशन के बाद क्या करना, सारे पढ़ने के बाद सारी पढ़ाई हो जाए उसके बाद भी नहीं पता क्या करना। और सबसे बड़ी बात, क्या करना ये तो चलो बड़ा विजडम है, उनको ये भी नहीं पता क्या नहीं करना। ये भी एक बड़ी विडंबना है, क्या नहीं करना का भी नहीं पता है, क्योंकि कभी सिखाया नहीं ना। देखो आपके स्कूल में ऐसी कोई क्लास नहीं होती कि ज़िंदगी में अगर मान लो स्ट्रेस आ जाए तो क्या करना है। कभी कोई क्लास नहीं लगी ना जी कि भाई ज़िंदगी में अगर परिवार में झगड़ा हो जाए तो क्या करना है, अगर दिमाग लो फील कर रहा हो तो क्या करना है, अगर ज़िंदगी मुश्किल पड़ी हो, लाइफ में दिक्कतें हो तो क्या करना है। इस पर तो कभी चर्चा ही नहीं होती, सिखाया ही नहीं कभी किसी ने। सिखाया क्या, मौका भी नहीं दिया अपनी अकल से कुछ भी डिसीजन लेने का। तो असल में जो मोर्चा करने जा रहा है, असल में जो हम लोग करने जा रहे हैं, यदि हमको समझ में आ गया तो हम और लोगों को समझाने चलेंगे। और समझ में आने के बाद, मतलब समझाने के बाद समझ में आने की शुरुआत होने में 3 साल लगेंगे। जैसे आज तो आपको ये पेड़ इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये जब कभी उगा होगा धरती में बाहर आने से पहले, तब तो ये बीज रूप में तो छोटा सा ही होगा। उस वक्त तो किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि इसके मतलब छाया के नीचे बैठ के कभी हम इतनी बड़ी मीटिंग कर पाएंगे, इतने सारे लोग इसके नीचे बैठ पाएंगे। आज किसी छोटे से पौधा छोटा सा, कभी सोच पाएंगे कि इसके नीचे बैठ के भी कभी कोई मीटिंग कर लेगा। अगर ये पेड़ ना हो तो हम उस पेड़ के बारे में नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि ये पेड़ हमारे को एग्जाम्पल दे रहा है कि देखो ये भी कभी इतना ही था, आज ये हम सबको छाया देने के काबिल हो गया। तो आने वाले समय में जो हम पौधा लगाएंगे वो भी शुरुआत में इतना ही पतला, इतना ही छोटा, ऐसा ही होगा, लेकिन कभी आने वाले समय में अगली पीढ़ियां उसकी छाया के नीचे बैठेंगी। वो पौधा लगाने के प्रयास में हैं हम लोग। मतलब अगर कोई आपको ये सोचता हो कि भाई कल को दुनिया बदल देंगे हम,
आज हम क्रांति कर देंगे। अपने वाली जो क्रांति है ना वो भीतर में होने वाली है। मतलब हमने किसी सरकार को नहीं गिराना, हमने कोई सरकार नहीं बनानी, हमने बस ये तय करना है कि मैं कैसे जीना चाहता हूं। मैं ये जीना चाहता हूं तो मेरे ऐसा जीने में कोई भी आदमी रुकावट कैसे, कोई भी संस्था, कोई भी सिस्टम उसमें रुकावट क्यों। मुझे मेरे तरीके से जीने दो ना। वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसको उसके तरीके से जीने दो ना। कंपल्शन क्यों, यहीं बैठना जरूरी क्यों और यहां बैठना जरूरी क्यों नहीं। मतलब यहां बैठने में दिक्कत क्या। मान लो कोई आके अब कह दे यहां तुम पार्क में नहीं बैठ सकते, किसके बाप की जागीर है ये है? कौन तय करेगा कि 4 बजे से पहले तुम यहां नहीं आ सकते? क्यों तय करोगे तुम 4 बजे से पहले नहीं आ सकते? क्योंकि तुम यहां कोई गपला करते हो वो दिख जाएगा दुनिया को, इसलिए नहीं बैठ सकते। तुम यहां कोई गलत काम करते हो, वरना तुम कुछ नहीं करते हो। हम किसको कोई क्या कह रहे हैं हम यहां? जो आदमी यहां कोई उड़दंग मचाए उसको मत एंटर करने दो दोबारा से। लेकिन जो आदमी प्यार से बैठ करके बात करना चाह रहे हैं उनको बात करने में क्या दिक्कत है भाई, है? लेकिन नहीं, सिस्टम आपको कंट्रोल करेगा और बताएगा तुम ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, तुम यहाँ जा सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते, ये तुम उगा सकते हो, ये नहीं उगा सकते, बच्चों को ये वाली वैक्सीन्स लगवानी पड़ेंगी, बच्चों का ये वाला सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, बच्चों का ये कार्ड तुम्हारा ज़रूरी है, बच्चों को ये आईडी बनानी ज़रूरी है, वरना तुम पढ़ नहीं सकते, वरना तुम्हारे को ये नहीं मिलेगा, वरना तुम्हारे को ये नहीं मिलेगा। एक लालच और एक डर, और ये 2 ही चीज़ें हैं, लालच और डर, जो फ्रीक्वेंसी को लो रखती हैं। और यही मानवता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। मानव का जो जन्म है वो अपने लेवल को ऊपर उठाने के लिए हुआ है। पैदा होने से लेकर अंतिम समय तक वो अपना स्तर उठाए, वो ऐसे काम करे कि उसका लेवल ऊपर उठे। और ये लोग हमारा लेवल गिराने पे लगे रहते हैं। इसीलिए हर वो चीज़ देंगे वो आपको, खाने में ऐसी चीज़ देंगे कि फ्रीक्वेंसी लो रहे, आसपास की 5G का रेडिएशन, वाईफाई आवाज़ें, गाड़ियों की आवाज़ें, धुआं, पोल्यूशन, तेल भी ऐसे और केमिकल मिले हुए और बदबू, और ये सारी चीज़ें जानबूझकर ऐसा माहौल बनाएंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी लो रहे और हम लोग मानवता से टूट जाएं। ये लोग ऐसा प्लान करते हैं। अब हमको जुड़ने का रास्ता ढूंढना है कि मानवता से जुड़ेंगे। और ये बात अगर मान लो मैं अकेला लगा रहूँगा तो मैंने इस दिशा में कुछ कैलकुलेशन करी थी अपने गांव के लिए। मेरे गांव में 1800 घर हैं। अपनी टीम को लेके गया मैं, अपनी मोर्चे की ही, और मैंने हर घर में 1-1, 2-2 घंटा देने की कोशिश की बात को समझाने के लिए। तो अपनी टीम ने 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को डेली के दिए, और टीम में किसी बार 25 आदमी, किसी बार 35 आदमी, और किसी बार ऐसा करके लगभग 15 दिन पूरे गांव में हमारी टीम रही। और पूरे गांव का डेटा इकट्ठा किया कि कितना पैसा हमारा गांव मिलकर के प्राइवेट कंपनियों को दे रहा है। उसमें इंश्योरेंस का था, मेडिकल का था, स्कूल में पढ़ाई का था, ट्यूशन्स का था, पेट्रोल डीजल का था, जो कि बिना मतलब का था। हमने कैलकुलेशन किया था बिना मतलब का कितना पैसा है। उसमें कैलकुलेशन आया था पढ़ाई के नाम पे जो पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं वो लगभग 22 करोड़ है, 20 करोड़ एक गांव साल का। मेडिकल पे जो हमारा पैसा खर्च हो रहा था करीब करीब 9 करोड़, जो 9 पता नहीं 19, मतलब एग्जैक्ट फिगर मुझे अब याद नहीं, वो डायरी में लिखी हुई है, डेटा मैंने बोला था। इंश्योरेंस कंपनियों को जो प्रीमियम के रूप में हम पैसा दे रहे थे वो था 44 करोड़, जिसमें पिछले 5 साल में एक भी आदमी को इंश्योरेंस का कोई लाभ नहीं मिला। यानी 220 करोड़ खर्च करने के बाद भी कोई पैसे का लाभ नहीं मिला। ऐसा करके हमने पूरे गांव का रिलीजन पे कितना खर्च करते हैं कि फलानी जगह पे विजिट करने का, फलानी जगह विजिट करने का, इस साल का कितना खर्च बजट है, इस टाइप के बजट इकट्ठे किए और वहाँ से कैलकुलेट करके देखा कि हम सब लोग असल में अपनी सारी कमाई को किसी एक अंधे कुएं में डाल रहे हैं, जिससे रिटर्न वापस कुछ नहीं आना। जबकि यही रास्ता हो सकता है कि हम
मेरा पैसा इनके पास, इनका इनके पास, हम गांव के गांव में पैसा घुमा सकते हैं कि एक आदमी इस काम के लिए तैयार कर दो, इसके लिए तो यहीं का यहीं रख लो, इस पैसे को कम से कम बाहर तो मत जान दो। अमीर हो लेगा, गांव का आदमी हो लेगा, इस देश का हो लेगा, कम से कम रॉकफेलर फाउंडेशन की एजेंसीज को तो मत दो। तो वो जब हमने इसका कैलकुलेशन करके देखा तो मैंने अपने सारे साथियों को एक एग्जाम्पल दिया था कि यही काम अगर मैं अकेला करता अपने गांव को समझाने वाला, तो जो काम पूरी टीम ने 15 दिन में कर दिया, मेरे गांव में जाने का वो काम अगर मैं करता साल में 220 दिन करता और डेली के 6 घंटे लगाता जैसे ड्यूटी लगने वाला आदमी करता है, तो मुझे 4.5 साल लगते पूरे गांव को समझाने में, जो काम टीम ने 15 दिन में कर दिया। तब मुझे क्लैरिटी आई कि टीम वर्क क्यों ज़रूरी है, कि मेरे पास एक शरीर है और मैं जो बात बोलता हूं अगर वीडियो में बोल रहा हूं तो पूरी वीडियो सुनने का समय किसी के पास नहीं है। क्या हो गया, आप में से ज़्यादा करूंगा ना मैं, तो आप लोगों में से 5-7 लोग ऐसे मिलेंगे जो वीडियोस को पूरी सुनने का सब्र रखते हैं। वो भी इसलिए मिलेंगे, एक तो उनको कहीं जाने ने कोई जगह ना मिलती हो, वह घर का कोई बात ना करदा हो, वह थाली बैठ के एक जगह बैठ के करने वाला काम करदा हो, वह ठीक है ना, और बातों में रस आंदा हो या वह सिर्फ वही आदमी है जो ये देखे हमारी वीडियो पूरी। जिसमें थोड़ी बहुत अकल है वो आदमी 2-4 वीडियो देखेगा और फिर उसके समझ में आ जाए, बात समझ में आ गई, ई बस इस पर वीडियो आई, अब फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा करके देख लिया, चल भाई छुट्टी हो गया, बात खत्म। किसी के पास नहीं है टाइम, चाहे कोई कितना एक अंधा हो। मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, उसने न्यू भी नहीं पता मैं कहाँ डालता हूँ वीडियो, सारी तो कह तो देवा वो। परंतु बात यह है कि मुझे भी पता है कि वीडियोज से ज्ञान नहीं मिलता। वीडियोज सिर्फ इस समाज को, इस परमात्मा को और समाज के लोगों को, अपने दोस्तों को एक रिमाइंडर है कि देखो हम आज भी लगे हुए हैं, देखो हम आज भी लगे हुए हैं भाई, हम तो अब भी लाग रहे, तुम समझ लो यार, तुम भी कर लो ये काम, तुम भी कर लो ये काम। ये असल में ये रिमाइंडर है। इट इज़ नॉट कि हमें कोई प्रचार करना या कि बात तो ज़्यादा लोगों तक जानी चाहिए, पर वो एक ही आदमी की बात क्यों, आप सबकी ज़बान से क्यों नहीं। देखो कोई भी व्यक्ति है, जब आप मान लो वैक्सीन के मुद्दे पर ही ले लेते हैं, अगर सिर्फ एक डॉक्टर BRC बोल रहे होते तो दुनिया ने यकीन नहीं करना था, है ना। फिर कोई दूसरा डॉक्टर भी बोल पड़ा, फिर तीसरा डॉक्टर भी बोल पड़ा, फिर अमेरिका से डॉक्टर भी बोल पड़े, फिर 6000 डॉक्टरों ने यूरोप से इस्तीफा दे दिया, नर्सों ने, हेल्थ कर्मचारियों ने, कि भाई हम नहीं करते काम, तुम तो ये मास मर्डर कर रहे हो। और फिर दुनिया भर में चर्चा चली, तब जाके ये बात आई कि अलग अलग लोग बोल रहे हैं तो कुछ सच्चाई हो सकती है, ऐसा लोगों ने सोचना चालू किया और फिर यकीन करना चालू किया जब रिजल्ट आ गया, जब लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, जब बिल गेट्स के ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज हुए, वैक्सीन से मौत होने लगी और फिर जब उनके ऊपर FIR हुई, तब जाके लोगों को यकीन होने लगा। हुआ फिर भी नहीं। आज भी आपको समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे कि वैक्सीन ने बचा लिए आज भी ऐसे गधे मिलेंगे, गधे हैं, प्योर गधे। आज भी वैक्सीन को सेफ कहने वाले लोग मिल जाएंगे, जबकि WHO के पास, ICMR के पास, एम्स के पास, किसी भी मेडिकल एजेंसी के पास पूरी दुनिया में एक सिंगल डेटा नहीं है, एक सिंगल वैक्सीन के बारे में जिसमें प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्ड ग्रुप का डेटा हो, जिसमें यह साबित होता हो कि यह वैक्सीन सेफ है 100%। छोटे बच्चे को लगने वाली वैक्सीन है, वो सेफ है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसे चलेगा कि आज 100 बच्चों को सारी वैक्सीन लगी और 100 बच्चों को एक भी वैक्सीन नहीं लगी, और ये बच्चे जब तक मर नहीं जाते तब तक स्टडी किए गए कि कब किसको दर्द हुआ, कब किसको कौन सी बीमारी, कब मरे, कब किस किस बीमारी से मरे। 100 या 1000 या 1 लाख बच्चों का ऐसा ट्रायल ग्रुप लिया जाए कि जब लगाने वाले बच्चों की जिंदगी कैसी रही और नहीं लगवाने वालों की कैसी रही, तब जाकर के पता चलेगा लास्ट तक जिए कौन ज्यादा, मरे कौन ज्यादा, किस किस बीमारी से कौन मरा। अभी तक किसी का डाटा ही नहीं है। तो कोई भी डॉक्टर ये कैसे कह देगा कि कोई वैक्सीन सेफ है? कह सकता है?
सिर्फ फार्मा कंपनियों के दलाल बना हुआ है डॉक्टर भी और नेता भी, आपकी आंगनबाड़ी वर्कर भी, आशा वर्कर भी, आपका सीएमओ भी और आपका एमबीबीएस डॉक्टर भी, आपकी नर्स भी। इसलिए अपने को जागना पड़ेगा कि कम से कम चलो हम कुछ नहीं कर दे, हम नहीं कहते तुमको तुम वैक्सीन मत लगवाओ, पर गांव में अगर 10 बच्चे अपने मोर्चे के हों और पड़ोस में कोई वैक्सीन लगाने के लिए आया हो, हम नहीं कहते वैक्सीन मत लगाओ, हम ये कह रहे हैं कि भाई प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप का डेटा दे दो हमारे को, ये सेफ है, कहीं से एफिडेविट पे या किसी कागज पे लिखवा के लाके दे दो हमारे को। कोई अथॉरिटी तो जिम्मेदारी लेती हो कि ये सेफ है, नहीं समझे? तो कॉमन सेंस है यार, मेरे बच्चे को आप कोई केमिकल डालना जा रहे हो, वो सेफ है कि नहीं, कम से कम इसकी गारंटी तो ले लो, वरना बच्चा मेरा है, तुम मेरी मर्जी के बिना छेड़ोगे तो मैं मतलब लट्ठा लूंगा। इतनी अक्ल भी नहीं है हमारे अंदर ना, इस लेवल पे हमारी बुद्धि मारी गई है। इस अकल के लिए भी अपने को यह अकल भी देनी पड़ेगी समाज को, नहीं समझे? और एक आदमी की लिमिट है भाई। देखो, मैंने तो जिंदगी में घर से निकला था तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी के 15 साल इस काम को दिए थे, 9 साल मुझे हो गए हैं। 2016 में लगा था घर छोड़ के, अपना इंस्टीट्यूट बंद करके सब कुछ करने। आप तो मुझे बहुत टाइम, कोरोना से बहुत पहले से जानते हो, ये तो आज के नहीं जानते, इसी काम पे हैं हम, केवल जागरण पे। और बहुत से लोग हैं जो जानते हैं, बहुत से लोगों ने हमारे को सिर्फ कोरोना में ही देखा है कि ये कोरोना में लड़ रहा था, ये मास्क वाली वैक्सीन वाली बातें, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। किसान आंदोलन में परमानेंट था, मेरा बॉर्डर पे मेरा टेंट था परमानेंट, मैं घर गया ही नहीं किसान आंदोलन में 13 महीने। और किसानों को भी समझा समझा के पागल हो गया कि ये बिल बैकडोर से आएंगे, इनके वापसी की लड़ाई मत लड़ो, ये जब वापस हो जाएंगे उसके बाद की लड़ाई पे बात कर लो, उस पर काम कर लो। एमएसपी की लड़ाई गलत है, एमएसपी में जो तुम पैसा मांग रहे हो वो सच्चा है कि झूठा, इसकी लड़ाई लड़ लो। वो फ्रॉड है यार, डिजिट है, खाते में कर देंगे ट्रांसफर, आपके 4000 कर देंगे, 5000 कर देंगे, और 4000 रुपए में एक ब्रेड का पैकेट आएगा, फिर क्या करोगे? हैं? अगर मान लो आपके खाते में 50 लाख पड़ा है, वेनेजुएला में हुआ, 2019 की बात है, 7 ही साल तो हुए हैं, ये सारे लोग, कोई भी नहीं है यहाँ जो मतलब 30 साल से छोटा, तो कोई बहुत कम बच्चे हैं, बाकी तो 2019 में 7 साल पहले वेनेजुएला ने 10 लाख रुपए का नोट छाप दिया, और वो 10 लाख रुपए का नोट छपने के बाद मार्केट में जब आया, 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल मिलता था। कर लो 10 लाख रुपए का क्या करोगे? 10 करोड़ रुपए होंगे तो कितना लोगे? 5 किलो चौड़ है मतलब 50 किलो चौड़ आएंगे 10 करोड़ में। तो ऐसे आपको एमएसपी देने में क्या दिक्कत है उनको, फर्जी नोट खाते ट्रांसफर करने में? बताओ, आपकी जमीन का रेट 50 करोड़ देने में क्या दिक्कत है उनको? बोला यार 2 करोड़ का किला हो रहा, अरे अच्छा 200 करोड़ का हो जाए, 200 करोड़ की वैल्यू क्या है वो तो पूछ लो। अगर उसका कोई मानक नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, खाली डिजिट है तो उसके पीछे कुछ नहीं रखा। पर इतनी अक्ल ही नहीं है अपने को, हमारी मेहनत की वैल्यू तो है लेकिन अपने सामान की कोई वैल्यू नहीं। जो आज की मीटिंग बुलाई है इसका मकसद हम आपको बता रहे हैं और आपसे राय चाहते हैं। आप सबकी राय ली जाएगी, एक एक व्यक्ति की। देखो, मकसद ये है कि पहले तो आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि आपके बच्चों को, आपके बच्चों के बारे में या आपके बच्चों की सबसे ज्यादा चिंता इस देश दुनिया में किसको हो सकती है? आपको खुद, यानी जो माँ बाप है उन्हीं को। तो आपके बच्चों के बारे में सबसे ज्यादा अच्छा कौन कर सकता है? खुद करके रहे आप, पता ही नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको नहीं पता तो जी गांव के सरपंच को भी नहीं पता, डॉक्टर ने नहीं पता, मास्टर ने नहीं पता, एमएलए ने नहीं पता, एमपी ने नहीं पता, डीसी ने नहीं पता, पटवारी ने नहीं पता, कानागो तहसीलदार किसी ने नहीं पता, क्योंकि वो भी माँ बाप है। अगर माँ बाप और मास्टर को भी नहीं पता तो किसी को नहीं पता, इसका मतलब तो ठीक है। तो पहले तो चर्चा करके इस बात पर पहुंचे
कि बच्चों के लिए सबसे सही क्या है। चंद बच्चों की भलाई और बाकी बच्चों को नरक में सड़ देने, या हर बच्चे के लिए होना चाहिए? हर बच्चे के लिए। मैं आपके बच्चे के लिए क्यों करूंगा और आप मेरे बच्चे के लिए क्यों करोगे? और अगर सब ने सब के लिए करना है तो सबकी पार्टिसिपेशन चाहिएगी, और सबकी पार्टिसिपेशन चाहिएगी तो सबको शामिल करना पड़ेगा, और सबको शामिल करना है तो सबको बात करनी, सबसे बात करनी पड़ेगी, और जिस तक बात करने जाओगे वही भरा पड़ा मिलेगा। अगर आप रिजर्वेशन वाले हो और बात करने जाओगे जर्नल कैटेगरी वाले से, तो जर्नल वाला बोलेगा तब मारा खान लग रहे। और अगर आप जर्नल वाले हो और रिजर्वेशन वाले से जाओगे तो वो कहोगे तुमने हमारा हजारों साल तक शोषण किया है। ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे तबके से अनपढ़ को समझाने जाओगे तो कहोगे ये तो बहुत उड़ू किताबा की बात मारे। आप अनपढ़ और पढ़े लिखे से बात करने जाओगे, किसी पीएचडी करे हुए से किसी मास्टर से कहेंगे तू मने को समझाएगा। आप नौकरी पे हो और बिना नौकरी वाले से बात करने जाओगे तो जो बिना नौकरी वाला वो कहेगा रोटी ठीक ठाक मिल जाती है तो बातें करने को आई जाती हैं। और आप अगर कुछ नहीं करते और नौकरी करने वाले के पास जाओगे और उनको तू समझाओगा मैंने तेरा सोशल स्टेटस क्या है। आप अपने से बड़ी उम्र वालों को समझाओगे तो वो कहोगा कि दिया काल के थोड़े मैंने समझाओगे, और आप अपने से कम उम्र वालों को समझाओगे तो बोलेगा रहने दो अंकल जी ये जनरेशन गैप है। आजकल विकास का ज़माना है, ये आईटी का टाइम है, आपकी पुरानी बातें तक अनुसी बातें नहीं चलेंगी। आजकल आप जिस चीज़ को बकवास, आप जिस बात को डेवलपमेंट अच्छा ही कह रहे हो वो डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट को तो आप रिजेक्ट कर रहे हो, ऐसा बोलेंगे। एक बहुत सारा एक डिस्प्यूट क्रिएट होगा। लेकिन ये दूर कैसे हो सकता है? आप में से सारे के सारे जितने मैंने तबका बोले हैं, रिजर्वेशन, नॉन रिजर्वेशन, पढ़ा लिखा, अनपढ़, काम करने वाला, बेरोजगार, दुकानदार, व्यापारी, किसान, सब बैठे हैं यहाँ। जब हम सारे तबके बोलेंगे ना सेम बात, तब जाके बात बनेगी कि यही बात अनपढ़ बोल रहा है, यही पढ़ा लिखा बोल रहा है, यही व्यापारी बोल रहा है और यही किसान बोल रहा है, यही नौकरी वाला बोल रहा है और यही बेरोजगार बोल रहा है। नौकरी वाले को भी यही बात उठानी पड़ेगी कि सबको रोजगार मिलना चाहिए। बेरोजगार तो उठाएगा ही क्योंकि उसको रोजगार चाहिए, लेकिन नौकरी वाले के लिए उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज उसे नौकरी मिली हुई है, उसके बच्चे को जरूरी नहीं है मिलेगी, उसके बच्चे के लिए रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। नहीं समझे? तो उसके बच्चों के लिए और उसका भविष्य भी गारंटी शुदा हो, इस बात की भी आवाज उठानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबको सबके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, सबको सबके लिए। मतलब आप छोड़ नहीं सकते किसी तबके को, ये तो उनका रोड़ा है ना भाई। कहीं और अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यकीन मानिए एक नंबर आपका आना पक्का है। जात के नाम पे हो रहा है तो आपकी जात को भी रगड़ेंगे एक दिन, धर्म के नाम पे आ रहा है तो आपकी धर्म को भी रगड़ेंगे एक दिन, पार्टी के नाम पे हो रहा है तो एक दिन आपकी पार्टी को भी रगड़ा जाएगा। यानी एक तबके को यदि नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो कल को सभी तबकों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ये गारंटी है। इसलिए सबको सबकी बात करनी पड़ेगी। और आप में से अगर कोई भी आदमी यहां बैठा है जिसको समाज के किसी भी तबके से एलर्जी है और वो उसको अपना दुश्मन या समाज का दुश्मन मानता है, तो आज ही जयराम जी की कह के अपना निकल जियो भाई, क्योंकि आप समाज के एक बच्चे को भी नहीं छोड़ सकते, एक तबके को भी नहीं छोड़ सकते। एक भी तबका छोड़ दिया, जिसको पीछे छोड़ दिया, उसी का बच्चा अपराधी बन सकता है, उसी का बच्चा नशेड़ी बन सकता है। और वो नशेड़ी बन गया तो कल को नशा बेचने वो आपके घर के आसपास घूमता हुआ नजर आएगा। अगर एक भी क्रिमिनल हुआ तो कल बंदूक लेके वो आपके घर के आसपास घूमता नजर आएगा। इसलिए आप किसी भी बच्चे को नहीं कर सकते। मेरे से गलती हो गई है तो मेरे खानदान को ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा, मेरे से गलती हुई है तो मेरे पुरखों को ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। मेरे से गलती हुई ना, सजा देनी या माफी मंगवानी मेरे तक सीमित रखा जाए, ना मेरे परिवार को आगे शामिल किया जाए, ना पिछला। मैंने गलती करी तो सिर्फ मैंने करी है, इस बात को ध्यान रखना है। सिस्टम के पास इस बात का इंतजाम होना चाहिए
कि मैंने जो गलती करी है ना, जल्दी से जल्दी उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे, सिर्फ मुझे। उसकी वजह से मेरे बच्चे को या मेरे परिवार को या मेरे पुरखों को या मेरे खानदान को टारगेट ना किया जाए, या मेरी जात को या मेरे धर्म को, वरना कल को किसी भी आग में आपके अगली संतानों को धकेल दिया जाएगा। इसलिए इतनी जवाबदेही तय करना बड़ा जरूरी है कि कौन आदमी क्या बोल रहा है। ये हम इसलिए आए हैं कि हम सारे तबके बैठे हैं, सारे तबकों की बात करनी है, सारे तबकों की बात उठानी है, सारे तबकों में जाए बिना ये होगा नहीं, और हर आदमी से बात करे बिना ये होगा नहीं। मतलब ये है कि जितने आदमी यहाँ बैठे हैं, एक एक आदमी को कम से कम 100 आदमियों की टीम तैयार करनी पड़ेगी। नहीं समझे? अगर आप लोग अपनी टीम तैयार नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसकी टीम में आप हो जाओ, जो 100 आदमियों की टीम बना ले। मतलब आप नहीं कर सकते, मान लो आप कहते हो भाई मेरे बस की तो बात नहीं है, कोई बात नहीं, जब कभी नाश हो लेगा जब निकल लियो, निकलना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपके बच्चे के लिए कोई और क्यों करेगा? मैं आपके गांव में जाकर आपका ठेका क्यों उठाऊं? जिसकी औलाद का नाश होने लग रहा, अगर वही उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता तो किसी और ने क्या ठेका ले रखा? भाई कल को आप मेरे को नेता बना दोगे, मैं क्यों करूंगा? फिर भी नेता बन के भी क्यों करूं? खुद की औलाद के लिए आप तो कर नहीं रहे और किसी और से उम्मीद करते हो। तो ये बात तो आपको सोचनी पड़ेगी ना। आइए बेटी, कोई और तो नहीं सोच सकता ना इस बारे में जी, क्यों जी? इसलिए हमारा जो पहला टारगेट है ना, पहला काम है जो अपना, जो इस मोर्चे का पहला काम है, भाई मैं देखो आपको ये नहीं कहता कि आपने और हमने मिलके सारी दुनिया देश को समझाने का ठेका लेना है ना। तो देखो यह धरती आपने और मैंने बनाई, हमने तो नहीं बनाई ना इस धरती पे जो आज से पहले गड़बड़ हुई, हमारी कोई ठेकेदारी है उसमें, हमारी कोई हिस्सेदारी भी नहीं है। हमारी होगी तो हम उन्हें ठीक कर लेंगे, जो हमारी हिस्सेदारी इसको गलत करने में, खराब करने में हुई होगी, उसको आने वाले टाइम में ठीक करने की कोशिश कर लेंगे। इस धरती पे चल रहे अन्याय और गलत चीजों की ठेकेदारी हमारी नहीं है ना, वह ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इंसान होने के नाते अपना रोल क्या है, वो किस तरफ है, नाश करने वालों की तरफ है या सुधार करने वालों की तरफ, इतना तो हमें तय करना पड़ेगा नहीं? इसलिए हम तो न्यू कहा भाई, हम तो अपना पाप तारण आए, परमात्मा तो ये कहना है कि ये परमात्मा आज से पहले जो उनसे पाप हो गए, जो गलतियां होगी, आगे से ऐसी सद्बुद्धि दे दे कि हम इस धरती को ठीक करने में अपनी मदद करा और ठीक करने वाले लोगों की टीम में शामिल हो जाएं। नहीं जी? और आगे भी अपना यही काम है कि सृष्टि में जितने लोगों से मिले उनसे हम यही कहें कि हम ठीक करने वालों की जमात में शामिल हो जाओ, या तो खराब करने, दो ही तबके हैं एक समाज में, जो इसको खराब कर रहा है, दूसरा ठीक कर रहा है। जो न्यूट्रल हैं, जो कुछ नहीं कर रहे, वो खराब करने वालों की कैटेगरी में माने जाएंगे, ठीक करने वालों की कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो पड़ा हुआ बोझ है, वो डला है, वो पत्थर है, वो बोरा है खाम खाई के अनाज का, वो ढोना पड़ेगा उनने जो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे उनने कोई मतलब, उन्हें तो नाश से करना है, पड़े पड़े का नाश हो जो चाहिए। तो जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो नाश कर रहा है। इसीलिए हमको कुछ ना कुछ करना है, नहीं समझे? हमें सब कुछ नहीं करना है, हमें कुछ ना कुछ करना है। हम सब के में से किसी के पास सारी समस्याओं का टोटल समाधान नहीं है, ना मेरे पास है ना आपके पास है, लेकिन हम सब के पास थोड़ी थोड़ी समस्याओं के थोड़े थोड़े समाधान हैं। वो दे दो कम से कम, इतना ही हो जाए वो बहुत है। जब ये समाधान होते नजर आएंगे और लोग जुड़ेंगे, जैसे आप जुड़े ना, पिछली कोशिशों को देख के आप जुड़े हो आज, है ना? तो आज आप कोशिश करांगे। अभी तो आपने सिर्फ मेरी कोशिश देखी, अगर आप भी कोशिश करने लगो और उसको भी लोग देखने लगे तो इंप्रेशन दूर तक जाएगा कि नहीं जाएगा? ये कैसे है, जैसे यहां खड़ा खड़ा मैंने कोई बैल या कोई ढोल बजा दिया, उसकी आवाज जाती है 2 किलोमीटर तक या 200 मीटर तक। आप 200 मीटर पर खड़े हो जाओ बस, कि जब मैं ढोल बजाऊं आप अपना ढोल बजा दो,
तो और 200 मीटर तक चली जाएगी। तो सोचो आप 200 लोग हो और 200 मीटर पे खड़े थे, तो 200 इंटू 200 मल्टीप्लाई करके देखो कितनी दूर तक जाएगा। नहीं समझे मेरी बात का मतलब? समझ आ रहा है आपको? मतलब जो बात एक जगह से चले उसकी अपनी लिमिट है कहां तक जाएगी, लेकिन आप सारे जहां जहां खड़े हैं अगर वहीं से उस बात का प्रचार कर दे तो बात कहां तक जाएगी सोचो। इसलिए हमने ये प्लान किया है कि भाई हम लोग सबसे पहला टारगेट लेंगे हरियाणा को, और आपके पास मौका है अपनी धार तेज करने का, उस तरह की तलवार की जो कुछ भी आपने यूज करना है, पेन की क्या कलम की क्या की भी। एक कहावत है ना कि सिक्खत नाई कार कटा जाट का, वो सीखे अपना आगे तो जाट के ना बैठना, तो जब डाडी बनांदा हो जब सीख दड़ो तो काटेगा तो जाट के ना काटेगा ना, और वो सीख जाएगा। तो ये हमारे पास ये है कि फेलियर की तो ले लूंगा मैं जिम्मेदारी, मान लो अपना फेल हो गए तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने शुरू करा था खाम खाई का पंगा, फेल हो गए तो मेरी जिम्मेदारी, मैं उन्हें तैयार हूं लेने को फेलियर की जिम्मेदारी। और फेलियर होगी और उससे कुछ सीख लिया आप लोगों ने, उसने यूज कर लो आप, फायदा थारा और फेलियर मेरा, डीलिंग में कोई नुकसान तो नहीं है कि नहीं। इसीलिए कोई ने कहा भाई देवेंद्र तू इतने सारे मुद्दे ठारा, तो बताना कौन सा मुद्दा मानवता से खिलाफ है। अगर सारे मानवता के लिए है तो सारे पे बोलना पड़ेगा, और अगर सारों पे बोलना पड़ेगा, मैं तो सारों पे नहीं काम कर सकता लेकिन बोलना पड़ेगा, तो बोल रहा हूं और कर कुछ नहीं पाऊंगा तो फेलियर की गारंटी है। और वैसे भी तो आपने अपने बच्चे को ऐसे एजुकेशन सिस्टम में डाला हुआ है जहां 99.9% फेलियर की गारंटी है, तो मैं और फेल हो जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, एक जना और फेल हो जाएगा सारी दुनिया होने लग रही है। तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपने को फेलियर से दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत है काम ही नहीं करा, कुछ कोशिश ही नहीं करके देखी कुछ। कम से कम फेल होएंगे अगली जनरेशन को ये तो बता देंगे कि न्यू ना करियो, न्यू फेल होया करें, ये वाला ट्राई करके देख लिया एक तार तो बड़े ने किसी ने हैं। तो हम सारे लोग अपने अपने तरीके से ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता कौन से का तुक्का लग जाए, किसके तरीके से बात ठीक बन जाए। तो हम सारे मुद्दों पे, और ये मुद्दा आप तय करोगे अपना, आपको कोई ना कोई मुद्दा अपना चूज करना पड़ेगा अपनी पसंद का, कोई एक मुद्दा कर लो चाहे सारे कर लो। जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती धर्म, जिंदगी से जुड़े सारे मुद्दे पैदा होने से लेकर आखिर तक। किसी एक मुद्दे पे तो आपका इंटरेस्ट होगा, भाई मैं एजुकेशन पे काम करना चाहूँ, मैं रोजगार पे करना चाहूँ, मैं ड्राइवरा पे करना चाहूँ, मैं पक्षियों पे करना चाहूँ, मैं पेड़ पौधों पे करना चाहूँ, मैं खेती पे करना चाहूँ, मैं डांगरा पे करना चाहूँ, मैं पंचायती सिस्टम पे करना चाहूँ, मैं बेटियों के लिए करना चाहूँ, मैं न्यायालय पे करना चाहूँ, या मैं जिस भी मुद्दे पे यार आपका धर्म क्या में इंटरेस्ट, आपका राजनीति में इंटरेस्ट है, मैं राजनीति पे करना चाहूँ, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है अपना इंटरेस्ट तो बताओ आप क्या करना चाहो। और ये मेरा इंटरेस्ट नहीं, अपना इंटरेस्ट देखना है आपको, मेरे हिसाब से नहीं चलना, आपके हिसाब से आपको तय करना है। और इतने सारे लोग आपस में मिला दिए हो, अपने अपने इंटरेस्ट के मनसा ने टोलो इनमें तय, आपने मेरे साथ नहीं जुड़ना, अपने अपने टेस्ट के मानस टोक है आपस में जुड़ना है। क्योंकि ये समाज का सत्यानाश हुआ कि जो खड़ा होकर माइक पे बोलने लग गया सारे उस गेल जुड़ गए और उन्हें मैं सारे बेच दिए, माइक वाले ने सारे बेच दिए, क्योंकि पावर सारी आपने उससे दे दी। अपने मोर्चे में ये ट्रेंड है, पावर सारी यहीं रहनी चाहिए, इसीलिए एक आदमी के पास 30 आदमियों से ज्यादा की पावर नहीं रहेगी। ना मेरे पास 30 से ज्यादा की पावर रहेगी, ना आपके पास 30 से ज्यादा की पावर रहेगी। तो ना तो आप बेच सकते इस मोर्चे ने, ना मैं बेच सकता, और आपका भी उतना ही जितना मेरा। जब कोई मेरे से पूछेगा कि अब जैसे धीरू भाई अंबानी की वोट कितनी डाल सके, वो एक, नरेंद्र मोदी कितनी डाल सके एक है, और मैं कितनी डाल सकूं एक। तो पॉलिटिकली अगर ताकत देखी जाए तो मेरी धीरू भाई अंबानी की बराबर है। धीरू भाई की औलाद की कहूं, धीरू तो बद मर लिया, समझे नहीं बात। अब इस बात को प्रैक्टिकल कैसे करें, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है देखो,
क्योंकि नरेंद्र मोदी जब बोलेगा तो जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो सारे के सारे गधों की तरह पीछे हो लेंगे। जो राहुल गांधी को फॉलो करते हैं गधों की तरह उसके पीछे हो लेंगे। जो मेरे को फॉलो करते हैं गधों की तरह मेरे पीछे हो लेंगे। तो फॉलो नहीं करना। बोला जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, फैन सिस्टम काट दो। फैन फून नहीं बनना, ना फॉलोअर बनना, ना पीछे चलना। ना आपको पीछे लगाने के लिए यहां बुलाया, ना फैन बनाने के लिए, ना फॉलोअर बनाने के लिए। साथ चलने और साथ लेके चलने के लिए बुलाया। आप कोई शौक है पीछे चलने का, जिम्मेदारी से भागने का, तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई? क्योंकि पीछे सिर्फ जिम्मेदारी से भागने वाला रहता है। पीछे कौन रहता है कि जब भागना पड़े तो पाछे भाज लूंगा, वही तो पीछे रहता है ना। हमने देखा है आज यहां इकट्ठे हुए हैं, ईब कहता चल डीसी का ज्ञापन देने चल लेंगे। बोलो भाई कौन कौन सहमत है? ऐसे करके 8 ठा लेंगे, सारे ठा लेंगे और चलने लगेंगे तो कोई केड़े लेने रुक जाएगा, कोई बाड़ बाण रुक जाएगा, कोई पानी पीने, कोई बाथरूम करने, कोई कुछ। और उड़ जाके देखेंगे 5 मानस पाओगे, बाकी सब जालिए। ये खेल खेलते हैं, ये हमने देख लिए, खेल लिए। तो हमने किसी के मुखालफत में, किसी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करना। हमने अगली जनरेशन को बचाने के लिए पुनर्निर्माण की दिशा में काम करना कि मेरे को मेरे बच्चे के लिए कैसी एजुकेशन चाहिए, मेरे को मेरे बच्चे का कैसा जीवन चाहिए, मुझे मेरे बच्चे के लिए कैसा खाना चाहिए, मुझे मेरे बच्चे के लिए किस तरह का समाज चाहिए, ये मैं तय करूंगा। और ये मैं तब तक तय नहीं कर सकता जब तक आप तय नहीं करते कि आपके बुक का कैसा चाहिए। आप कहते हो मैंने गुंडों का चाहिए, मैं कहूं मैंने तो नहीं चिंता, गुंडों का मन तो प्यार से रहने वालों का चाहिए। किसी ने गुंडों का चाहिए? किसी को चाहिए? नशेड़ियों का चाहिए। और जिनके बच्चे नशा बेच रहे हैं उनको भी नहीं चाहिए नशेड़ियों का, लेकिन फिर भी नशा बिक रहा है। यो है रोड़ा। जिनके घर में बदमाश हैं, पिस्तौल ठाए घूमे हैं, उनको भी बदमाशों का समाज नहीं चाहिए, फिर भी बदमाश हैं समाज में। यो है रोड़ा। क्योंकि जिनको नहीं चाहिए वो लोग यहां जैसी मीटिंग में तो बोल देते हैं लेकिन करते नहीं उसके बारे में कुछ। यो है पंगा सारा। तो मैं यो जो बात हम करने आए हैं ये इसलिए आए हैं कि जी देखो हमारे पास 2 चॉइस हैं। या तो हम ऐसे ही मीटिंग खेल दे रहे, फिर और 2-4 महीने में और मानस जोड़ के फिर एक बड़ा सा कोई रैली, कोई बड़ी सी सभा, कोई बड़ा सा सेमिनार इस टाइप का कर दे रहे वहाँ, और थोड़ा सा न्यू फील होता रहा कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। और अपना आत्मसंतुष्टि के लिए कि भाई जितना बस का था उतना तो करा है। ये तो है खाली खोखली आत्मसंतुष्टि कि बलारा जी आपके उस प्रोग्राम में भी आए थे, बस इतने में शान हो जाएगा। इतना तगड़ा जनू मेरे पे सारी उम्र नहीं उतरा है, जनू मेरा प्रोग्राम था वो। हम अपना को नहीं भाई कोई प्रोग्राम, ना अपने वोट चाहिए आपकी, ना सपोर्ट चाहिए आपका, ना आपका साथ चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए भाई। मेरे लिए नहीं है ये, ना मेरा प्रोग्राम है, ना मेरा मोर्चा है, ना मेरा काम है, ना मैं अपने लिए कर रहा। मेरा बच्चा अपनी ज़िंदगी में सेट है। मेरा ना मैं अपने बच्चे के लिए इतना तो है कि वो सेफ रख सकूँ मैं उसने, ना मैंने पैसे चाहिए, जितनी पावर मैंने चाहिए उतनी मैं तब भी एक्सेस कर सकूँ था जितना कि मतलब एक MLA MP बनने के लिए 20 डेडिकेटेड मानस चाहिए। मेरे पे 20 तो होंगे हैं। मतलब कोई सौदा नहीं है ये जिस चीज़ के लिए लोग फिरते हैं। मेरी तो इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी आया कर दी, तो मेरे को नहीं चाहिए, मना अपने बच्चे के लिए भी नहीं चाहिए, मना उसका अगली संतान का खतरा है। मतलब मैं अपनी तीसरी पीढ़ी का प्लान करके चल रहा कि उसके लिए कैसा समाज छोड़ के जाएंगे। और हम आज की भी नहीं सोच रहे, जिनकी मान लो कईयों की तो आज की हालत खराब है। मेरी तो आज की कोई हालत खराब नहीं भाई, ना मेरे परिवार में कोई झगड़ा, ना मैं घर के ना काट रखा। मेरे घर के मतलब हम तीनों के 5 सात तो मेरे मम्मी पापा, मैं मतलब मेरी पत्नी, मेरा बेटा, हम आराम से बैठे रह सका इकट्ठे। हमारे में कोई ऐसा जूत बाजन वाला काम है नहीं कि मैं काट रखा हूँ किसी ने। पहले में था घर तबाज का आया हुआ टाइप का, लेकिन आज नहीं। सब कुछ ठीक है फिर भी बहुत दौड़ रहे हैं। तो इसका पर्पज़ ये है कि भाई हमको भविष्य में ये दिखाई दे रहा है कि यदि ऐसा ही हालत रहा और हमने कुछ नहीं किए तो हालात खराब होंगे, खराब भी होंगे आगे।
क्योंकि देखो गृह युद्ध हमारी वेट कर रहा है, युद्ध भी वेट कर रहा है, टोटल कंट्रोल आ रहा है। आपको इतना पता होना चाहिए कि बदलाव तो होगा, मौजूदा व्यवस्था बदलने वाली है। आपको तय करना है उनके हिसाब की व्यवस्था बने या अपने हिसाब की बनानी है। वो लोग कैसी एजुकेशन चाहते हैं कि वीआर वाले चश्मे सब बच्चों को मिल जाए, वर्चुअल रियलिटी वाले सब बच्चे चश्मा लगा के घर में ही स्कूल में होने की फीलिंग लेते रहें, रोबोट से सवाल पूछ लें, जो रोबोट बता दे उसी को सच्चाई मान लें, एआई के हिसाब से चलते रहो। वो तो चाहते हैं ऐसा, अभी नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं। वो चाहते हैं हर बच्चे के लिए कंपलसरी हो जाए, जिस दिन सबका आधार, सबकी प्रॉपर्टी आईडी, सबकी अपार आईडी, सबका पानी आधार के साथ, सबकी बिजली आधार के साथ, सबका मोबाइल आधार के साथ जुड़ गया, जिस दिन आपका सब कुछ आधार के साथ जुड़ गया, उस दिन कह देंगे वो चाहते हैं कि आपकी औलाद जो है वो आपकी ना रहे, आपके पास कुछ भी आपका ना रहे। जैसे सोचो आप, आज से 20-30 साल पहले आपके पास क्या होता था? टेप रिकॉर्डर होता था। टेप रिकॉर्डर में क्या होता था? वह कैसेट एक बार ले ली, जिंदगी भर सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आज के टाइम पे है कहीं कैसेट टेप रिकॉर्डर? नहीं है। आज आपको मतलब किसी ना किसी म्यूजिक कंपनी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर बिना एडवर्टाइजमेंट का चाहिए तो, और सब्सक्रिप्शन पे वही गाना अगर अगले महीने सुनना हो तो हर महीने आपको रेंट देना पड़ेगा। पहले फिल्में एक बार ले ली जिंदगी भर देख सकते थे, आज के टाइम पे आपको हर महीने पे करना पड़ेगा अगर आपको दोबारा देखना है तो। एक फिल्म दोबारा देखनी है तो रेंट पे लो। गाड़ी खुद की रखना महंगी हो रही है, मुश्किल हो रही है, और किराए पे चलानी आसान है। जिसको ज़रूरत डेली नहीं होती ना, उसके लिए किराए पे लेके जाना, रेंट पे लेके जाना सस्ती पड़ रही है। इसी तरह से घर देखो आप, खुद का लेना महंगा पड़ रहा है, रेंट पे रहना सस्ता पड़ रहा है। ब्याह में देख लो, लहंगा किराए पे लेना सस्ता पड़ा है, खुद का लेना महंगा पड़ा है। और बेटा रवा है किते, बाप रवा है किते अमेरिका में या कड़ी दूर, बाप की टिकट करानी मुश्किल पड़ा है, लोकल में बाप किराए पे लेना आसान पड़ा है। रोन खातर नाचन खातर है मिला है ना आजकल तो, बाण जीजा फूफा किराए पे मिल जाए आजकल तो। रेंट पे ऐसी कंपनियां सर्विसेज देती हैं, मतलब घर में रोन वाला ना हो किसी के मरे पाछे तो रोन खातर भी रेंट पे मिले लोग, और वह सस्ते पड़े हैं, सस्ते पड़े हैं किराए पे रोन वाले। औरत भी लड़ाई करने के लिए, लड़ाई है? औरत भी लड़ाई करने के लिए। तो मतलब क्या है? अच्छा, किसी के ऊपर लांछन लगाने हो, पोक्सो एक्ट लगाना हो, किसी पे दुराचार के आरोप लगाने हो तो लुगाइयां भी किराए पे मिल जाए। नहीं, किसी को भी लपेटना हो सब किराए पे मिल जाए, किराए के गुंडे मिल जाए मारने के लिए। वो पूरी जिंदगी को किराए पे करना चाहते हैं, सबको किराए पे रखना चाह रहे हैं कि आपकी पूरी लाइफ रेंटेड हो जाए, आपका अपना कुछ भी ना रहे। और 2017 में ट्वीट किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने ट्विटर हैंडल पे, लिखा हुआ है स्पेशली वीडियो के अंदर बोला हुआ है कि बाय 2030 वी आर डेवलपिंग सच अ वर्ल्ड वेयर यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। 2030 तक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां आपका कुछ भी नहीं होगा लेकिन आप खुश रहोगे। आपको जो फ्री में अनाज मिलेगा उसमें थोड़ी सी कोकीन, थोड़ी सी हीरोइन डाल के बेच दो, सारा दिन आए मौज हो रही है मोगली जी, मस्ती में रहोगे। नशे में होगे तो ही आप मस्ती में खुश रह सकते हो बिना कुछ हुए। की आदत मोदी जी ने डाली दी है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे मान के चला हुआ हूं, इस चीज को आप ऐसे मान के चलिए कि वो एक दुनिया बनाना चाहते हैं जैसा वो आपको रखना चाहते हैं। वो आपको कैसा रखना चाहते हैं, आज तक की अपनी जिंदगी से हिसाब लगा लो, हैं? क्यों जी भाई, जैसी आज तक की जिंदगी है। मैंने कल कैलकुलेट किया था, कल हम अहमदाबाद में ट्रेनिंग में थे, तो मैं वहाँ कैलकुलेट कर रहा था कि आपका बच्चा जो गांव में रहता है, किसान, उसका बेटा गुड़गांव में रहता है और उसने वहाँ कोई मकान ले रखा है किराए पे, 1 लाख रुपया कंपनी में सर्विस करता है। वो जिस कंपनी में वो नौकरी करता है वो किसी बड़ी आईटी कंपनी या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की है, तो उसमें ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट पक्का मिलेगी। ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट का मतलब है रॉकफेलर फाउंडेशन पक्का मिलेगा,
यानी वो रॉकफेलर फाउंडेशन की कंपनी में नौकरी करता है, फिर वो वहाँ किसी बढ़िया रियल एस्टेट की कंपनी में किराए के फ्लैट में रहता है, गाड़ी ले रखी है वो भी रॉकफेलर की इन्वेस्टमेंट वाली है, पेट्रोल डीजल भी रॉकफेलर का है, जूते कंपनी में भी उसी की इन्वेस्टमेंट है, कंप्यूटर कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, मोबाइल कंपनी में, डीटीएच कंपनी में, टीवी की कंपनी में, जितना घर में सामान पड़ा है, एलपीजी उन्हीं की है, गैस के स्टोव उन्हीं के हैं, पाइप उन्हीं की है, इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं की है। यानी कि वो 1 लाख रुपया लेके 1 लाख रुपया न्यू का न्यू खर्च कर देता है, वहीं उसी कंपनी से लेके उसी कंपनी को दे देता है और पूरी ज़िंदगी फ्री में अपना टाइम दे रहा है और उसको लग रहा है मैं सुविधाएं झेल रहा हूँ। सुविधा के नाम पे उसको कुछ नहीं मिलता। सुविधा के नाम पे ये है कि वो सुबह उठता है, उठने के बाद ना शरीर के लिए टाइम है, ना अपनी आत्मा के लिए टाइम है, ना परिवार के लिए टाइम है। मम्मी से फटाफट 1 मिनट की वीडियो कॉल पे बात होती है घर पे और वो फटाफट ट्रैफिक जाम में फंसता है, पूरी ज़िंदगी ट्रैफिक जाम, उसके बाद बॉस की डांट, उसके बाद बीच में रिफाइंड वाला खाना है, कैंटीन वाला, फिर 2-4 सिगरेट, शाम को फिर दारू के 2 पैग और फिर शाम को आकर के मोबाइल, थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा सा एक OTT पे एक फिल्म और बात ख़त्म, है ना। ये ज़िंदगी हो रही ना। देखो ज़रा जा कर के कहीं, मेरे तो कई दोस्त हैं, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, चूसे हुए आम की तरह वो रखे हैं। आजकल आम का सीज़न है इसलिए आम बोला। मतलब वो मेरे दोस्त मतलब मेरे को बोलते हैं यार तू तो वैसा का वैसा पड़ा जैसा कॉलेज में था, मगर मैंने अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना टाइम किसी को दिया ही नहीं अपने अलावा। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको थोड़ी दे रहा हूँ टाइम, मैं अपना योगदान दे के परमात्मा के अर्पण कर रहा हूँ। भैया मेरे को ये काम करना था, ये कर दिया, बात खत्म, तेरे को अर्पण, तू कर क्या गए। आप लोग मेरे को देने आए अपना टाइम क्योंकि मैंने बुलाया। अगर आपने बुलाया होता तो आपको देते हम टाइम। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो विडंबना है वो ये है कि हमारे पास बैठकर सोचने के लिए समय कम है और हम सोच नहीं पा रहे, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे। और बैठ के सोचने के लिए खूब सारा नॉलेज होना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। सारा तो नहीं कहता सब पता हो आपको, लेकिन पता तो हो कुछ। एक एंगल जो आपको मीडिया बता रहा है या किताबें बता रही हैं वो, और दूसरा एंगल आपका अपना सोचा हुआ या उससे अलग, दोनों पता होने चाहिए। सच किसको मानते हो फिर ये आपके ऊपर है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी अपनी समझ के ऊपर है। सेम चीज़ को 3 साल का बच्चा अलग सोचता है, 8-10 साल का बच्चा अलग सोचता है, 15 साल का बच्चा उसको अलग तरीके से, उसी चीज़ को 70 साल का आदमी का अनुभव अलग एंगल से देखेगा। सेम हालात, अलग नज़रिया, ये समझ के ऊपर है। तो अब अपन समझ डेवलप करने की दिशा में काम करने का प्लान कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब घर में बैठने का समय नहीं है, क्रांतिकारी रूप से निकलने का समय है। तो ये काम करके देख लो, बोलना सीख लें, आप बातों का मतलब समझ लें। तो मैंने ये प्लान किया था कि एक बार हरियाणा के सारे ज़िले, ट्राई सिटी और दिल्ली NCR, इसकी मीटिंग बुला लेते हैं, उन साथियों से पूछ लेते हैं कि आपका नज़रिया क्या कहता है। अपने पास 2 विचार हैं। पहला विचार ये कि हम इस मीटिंग के बाद, जो जिला वाइज मीटिंग चल रही है, इसके बाद जोनल मीटिंग करें, 3-3, 4-4 जिलों की एक जगह बुला के इन साथियों को, आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं उनको आप जोड़ लो और उनको बुला लो एक जगह पे। और फिर उसके बाद उनमें से हर जिले से 50 आदमी छांट के, जो इसमें शामिल होना चाहते हैं अभियान में, हर जिले से 50 आदमी छांट के सारे हरियाणा, NCR और ट्राई सिटी से एक मीटिंग बुला लेते हैं 3 दिन की, 3 दिन की लगातार, जिसमें आपके सवाल जवाब, जिसमें ये समझ जो हमने गांव में बात करनी, हम कैसा समाज का निर्माण करना चाहते हैं वो हम ये कर लें। और फिर एक आदमी को 7 गांव दे दें। 7 गांव मतलब, 7 गांव का मतलब है आपने अपने जिंदगी के 7 दिन देने हैं समाज को और खुद को सीखने के लिए, समाज को समझाने के लिए और खुद समझने के लिए। जब आप गांव में जाओगे, गांव को देखोगे,
बात करोगे तो खुद बात करने का नजरिया बदलेगा, चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा। 7 दिन गांव में रहकर हर गांव में कम से कम 10 आदमियों की टीम हम बना लें। जिस दिन हरियाणा में 10 आदमियों की टीम बन जाती है, फिर चाहे मुद्दा स्मार्ट मीटर का हो, फिर चाहे बच्चों को वैक्सीन लगने का हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई खराब होने का हो, चाहे फिर मतलब कुछ भी हो, फिर हम अपनी बात को रिटर्न में बिना कोई सड़क जाम किए, बिना कोई टोल बंद कराए, बिना किसी सरकार के दफ्तर के यहाँ ज्ञापन दिए, सिर्फ लिखित डॉक्यूमेंट में हम घेर सकते हैं इन चोरों को। सिर्फ एक ही सवाल तो पूछना है हमें रिटर्न में, हमारे पास इनके सारे काले चिट्ठे पड़े हैं। आपने चिट्ठी ऐसी डालनी है, ये हाँ करेंगे तो फंसेंगे, ना करेंगे तो फंसेंगे। दोनों तरफ फंसने का इनके सब सारे इंतजाम है। पर कम से कम हमारे पास हर गांव में आदमी होने चाहिए कि अगर पूरे हरियाणा में ये ऐसे किसी साथी को पकड़ के जेल में डाल दे तो हर गांव में 10 आदमी कम से कम खड़े हो जाए। गांव के गांव में ही, बस कहीं नहीं जाना उन्हें। गांव में क्या करना है उनको? सरकारी आदमी की गांव में एंट्री बैन करनी है, बस कि हमारे आदमी के ऊपर जो चल रहा है वो वापस होएगा, उसके बाद गांव में सरकारी आदमी एंटर करेगा, वरना सरकार को मानने से ही बंद करते हैं हम। न्यू थोड़ी है कि ये भी रवि आजाद के ऊपर पोक्सो एक्ट लगा दिया। बताओ, वह जो प्रिंसिपल थी हरदोई वाली, और जिन्हें माँ बाप के साथ बदतमीजी करी, बेचारी ने माफी मांग ली, चलो ठीक है, उसने करा जो कुछ है ही वही आती है प्राइवेट स्कूल वाले, पर ठीक है कर दिया। उसके ऊपर SC/ST एक्ट का क्या मतलब है यार? उसने कोई ऐसी शब्द SC/ST एक्ट वाली तो कुछ बोला ही नहीं था उसने। गलत है ना। देखो, न्यू थोड़ी है किसी की मरोड़ काटने खातर आप उसके ऊपर गलत मुकदमा दर्ज करो। इससे बढ़िया तो पीट लो यार उसने, मतलब इससे बढ़िया तो लड़ाई कर लो उसके साथ। आप समाज में ये भरोसा तो कम से कम रहने दो कि जो आरोप लगाए हम कम से कम वो सही तो हो। भाई उन्हें बदतमीजी करी थी, उस पर FIR कर दो। आपको धमकी दी, वो FIR करो, और करनी दूसरी करो, लेकिन उसने ST एक्ट का तो नहीं करा। यही काम फिर तो सोमनाथ वांगचुक के ऊपर यार NSA लगा दिया। वो देशद्रोही थोड़ी ना है। कल को आपको कोई भी कह देगा देशद्रोही है, ये तो रेपिस्ट है, ये तो पोक्सो एक्ट है, तो फलाना एक 10 साल का बच्चा। अब आसाम से किसी बच्चे को पैसा दे के, आदिवासी बच्चे को, और आसाम में FIR करवा दो कि मैं वहां दिल्ली गया था और मेरे को वहां मेट्रो में छेड़ा था फलाने ने। अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा है और वो आरोप लगा दे कि छेड़ा था, बिना किसी जांच के आपके ऊपर पोक्सो दर्ज होगा, बिना किसी जांच के आपको अंदर रखेंगे और 6 महीने तक अंदर रख ले। क्या मतलब है यार? ये गलत है ना। क्योंकि देखो, एक्सीडेंट हो जाए अगर हमारे ट्रक का, तो ट्रक ड्राइवर की जगह पे गरीब इलाके से जहां पर पैसा नहीं होता है, वहां से 10,000 रुपये सैलरी में इल्जाम लेने वाले आदमी को ले आया जाता है किराए पे, जो जेल भुगत लेता है। उसकी जगह पर तेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हम दे देते हैं। अमीर लोग ऐसा करते हैं, पैसे वाले लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर वो इल्जाम लेने वाले लोगों को किराए पे ले सकते हैं, तो इल्जाम लगाने वालों को भी तो किराए पे ला सकते हैं। वो ऐसे तो किसी पे भी इल्जाम लगा दिया जाएगा तो गलत है ना भाई। चलो आज हमारे ऊपर नहीं लगा, तो इसका मतलब जायज नहीं कह सकते ना। चाहे राजा रजवाड़े के टाइम पे होता हो, चाहे 50 साल पहले, चाहे 200 साल पहले होता हो, आज हम ये कह रहे हैं आज के बाद तो कम से कम बोलना चालू करें। आज इसलिए ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है ना, ताकि हम आम आदमी बोल ही ना पाए, इसी चीज से डर जाता है आम आदमी। देखो हम क्या कह रहे हैं, हाँ अब डर की बात कह दी। हमने एक प्लान किया है, इसको सोचो आप जरा। आप में से बहुत सारे लोग तालकटोरा में भी आए होंगे, ठीक है ना? हमने वहां भी अनाउंस किया था, हम फिर से अनाउंस कर रहे हैं। मोर्चे में हम पहली लेयर बना रहे हैं 1000 आदमियों की। जो लोग उस ट्रेनिंग के बाद गाँव में उतरेंगे वो पहले 1000 लोग हैं हरियाणा से। जो बाहर वाले हैं वो भी उसमें अभी फिलहाल वाली में काउंट होंगे। ये पहले 1000 लोग, अगर इनके ऊपर कोई भी FIR दर्ज होती है और ये जेल में जाते हैं, हम सारे लोग 100-100 रुपया कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है ना? मतलब ये हम इतना है कि लाख रुपया हो गया आपका। यानी कि फिर हमने बहुत क्लियरली बोला है, किसी भी भ्रष्ट अफसर को आपकी मोटरसाइकिल किसी पुलिस वाले ने रुकवाई चालान काटने के नाम पे, तो मतलब देखो अपन तो, मैं तो बिल्कुल इस पक्ष में हूं। जितने आज तक मुकदमे हो रखे हैं कोर्टों में, या तो उनको सॉल्व कर दो, या तो सबको न्याय दे दो। जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, सड़क के ऊपर नया चालान नहीं कटेगा किसी का भी। और चालान काटने वाले को थप्पड़ मारो, जेल जाओ, लाख रुपए लो।
100 रुपये देंगे? मतलब आप तो यो करांगे, आप तो चलान नहीं भाई, चलान का मतलब नहीं है, समझे नहीं बात, चलान नहीं, फाइन नहीं देगा कोई भी, फाइन नहीं देगा, बस फाइन खाएगा यार अपने देश की धरती पे रहते हुए हैं। घर पे खड़े खड़े जो गाड़ी उठा लेते हैं, गाड़ी पे लोन लिया है, जो उठा के ले गए ना, उन घर वालों की समस्या है कि उनको इतनी अक्ल नहीं है कि घर से गाड़ी उठाई ही नहीं जा सकती। तो समझ नहीं तो गलती उनकी है ना। देखो जिनकी समझ नहीं है उसकी सिरदर्दी अपनी नहीं है, जिन्हें समझ लेनी यहाँ आओ मोर्चे में, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, समझ देते हैं, हिम्मत भी देते हैं, इतने लोग भी देते हैं। आपने लोग जोड़ो, ठेकेदारी हमने लेनी उनकी जो घर बैठे ना, लेनी आपने जो यहाँ आए हुए हैं, जो से यहाँ आए हुए हैं बिना मतलब की ठेकेदारी किसी की नहीं लेनी। दुनिया में दुखी लोग बहुत हैं, दुनिया में बेरोजगार बहुत है, कोई और सड़क पर पुलिस वाले को थप्पड़ मार के जेल जाएगा, उसको नहीं देते हम लाख रुपए। जो समझ के साथ समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई कुछ इस तरह का करता है जिसमें ये दिख रहा है कि ये सोसाइटी के लिए आवाज उठा रहा था बंदा, तब है ये। मान लो आप किसी के घर पे बुलडोजर चल रहा है, आप उस बुलडोजर वाले की सीट, बुलडोजर पर चढ़ के उसको फेंक के मारो उठा के वहां से। किसी का घर कैसे तोड़ने का हक है किसी को, तब अगर जेल होती है तब हम साथ खड़े हैं। किसी औरत के साथ कोई जाति कर रही है पुलिस, किसी के घर पे जबरदस्ती ताला लगा रहे हैं, किसी का कुछ भी कर रहे हैं, साले के गिट्टी पे गुंठा भर लो, बुड़का भर लो। पुलिस वालों को डर लगना चाहिए कि ये इन लोगों के सामने मत आओ, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। उनको ये थोड़ी लगना चाहिए कि यार ये मतलब हम बुज़दिल थोड़ी हैं, हम खून खोलता है। इससे बढ़िया कि सारी उम्र तक हम तड़पते रहे, ऐसे ही जलते रहे, इससे बढ़िया अपने जेल में जाके शांति तो कर लेगी। हम दिखता तो नहीं कम से कम देश में बुरा होता, बाहर तबाड़का की जिम्मेदारी मोर्चा ठा लेगा भाई। लाख रुपए महीना तो हम देने लग रहे ना, चाहे 6 महीने काटा हो, चाहे 6 साल काटा हो, हम लाख रुपए देने लग रहे। और अपना टारगेट है 1 लाख आदमी जोड़ना, ताकि एक थप्पड़ पे 1 रुपया लगे। एक रुपये में 1 लाख अंधे हो इकट्ठे, 1 लाख आदमी, टेंशन खत्म। जब ये पता हो यहाँ छाती पे जनता सरकार मोर्चा का लेबल लग रहा है ना, तो समाज के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए, ये आदमी ना किसी की औरत की तरफ गलत देखेगा, ये आदमी ना किसी का पैसा चुराएगा। इस आदमी के भरोसे आप अपनी बेटी को भी छोड़ के जा सकते हो, इतना यकीन हमको अपने लोगों पे होना चाहिए। ऐसे लोग हमको जोड़ने हैं, न्यू नहीं है हरा गहरा नत्थू खैरा कोई भी आकर जुड़ जाओ बोले आप मोर्चे के आदमी आना। मेरे से पूछ रहा था कोई कि हम मोर्चे से जुड़ गए, ये कैसे पता लगेगा? एक ही कंडीशन है, आप किसी की टीम में होने चाहिए तो आप मोर्चे में हैं। आप यहाँ मीटिंग में आ गए, मोर्चे के नहीं हो। आप 3 दिन की ट्रेनिंग में आ गए, मोर्चे के नहीं हो। आप 7 दिन की में आ गए, मोर्चे के नहीं हो। आप 4 साल से जुड़ गए, मोर्चे के नहीं हो। आप किसी की टीम में हैं या आपकी टीम में कोई है तो आप मोर्चे के हो, समझ गए? जैसे मेरी टीम में 30 लोग हैं, वो 30 लोगों के नंबर सब दुनिया के पास हैं। उनकी टीम में 30 लोग हैं। अब ये जैसे विकास भाई हैं, दारा सिंह जो खड़ा, दारा सिंह की टीम में 30 लोग हैं, ये 30 लोगों की टीम है इनकी, ठीक है? आप इनकी टीम में तो आ नहीं सकते क्योंकि इनकी तो 30 पूरे हो लिए। तो जो उनके 30 है ना, उनकी टीम में आ जाओ। जो नए आ रहे हैं ना, उनकी टीम में आ जाओ। यदि आप कुछ नहीं करते हो तो आप बाहर हो। आप कुछ कर रहे हो, हमारे हिसाब से नहीं करना, आपने कुछ भी करना अपने हिसाब से ही है, लेकिन कुछ करना है। कुछ ही करो लेकिन कुछ करना है। ये आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। आप अपने गांव में जाके समझाने गए, उसके फोटो वीडियो कुछ तो डाल दो सोशल मीडिया पे, और कुछ नहीं स्टेटस पे डाल दो ना। जनता सरकार मोर्चा का नाम लेने की जरूरत, अपना संगठन बना लो। यह भी नहीं है कि आपको कोई मोर्चे का प्रचार करना या हमारा प्रचार करना। काम ये होना चाहिए जिस मुद्दे पे आप चल रहे हैं, आप अपना संगठन बना के आप बोलो जी मैंने संगठन बना लिया, अपन मोर्चे के साथ हैं, मोर्चे का साथ चाहिए, और ये रहे मेरे 30 मानस, बात खत्म। ठीक है ना? अगर बात जो हम कह रहे हैं वह ठीक लगे अपनी ने प्रचारित कर दो, ना लगे तो रहने दो। आप जैसे आपकी तरह नौकरी पे हैं, जॉब पे हैं, तो आप अगर लिख सकते हैं लिखिए, जितना लिख सकते हैं संतुलित भाषा में लिखिए, नहीं लिख सकते हैं मत लिखिए। आप समझा दीजिए लोगों को, अपने लेवल पर समझा तो रहे हैं ना। और आपको समाज में
सिस्टम के खिलाफ बोलने से डर लगता है। अपना एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें सिर्फ एजुकेशन ही एजुकेशन है, कोई लड़ाई का कोई रोड़ा ही नहीं है। उसकी ट्रेनिंग ले लो और एजुकेशन पे काम कर लो, अपने गांव में, अपने स्कूल पे, अपने बच्चों पे, पेरेंट्स पे, पेरेंटिंग पे, उस पे कर लो, कुछ ही कर लो। क्योंकि असल में जब आप अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपको उसके खाने पे भी फोकस करना पड़ेगा, तो आपको किसान को भी समझाना पड़ेगा कि तुझे खेत में क्या उगाना है। वरना किसान का जो जहर उगाया हुआ अनाज है उसी से आपका ब्रेड बनता है, उसी से आपका बिस्किट बनता है, उसी से आपके बच्चे उसमें मेस में खाना खाते हैं, उसी से ढाबे का तेल, और उसी में जो पीजी में रहता है या हॉस्टल में रहता है, सारा कचरा उस किसान के जहर वाले अनाज का ही तो खाता है वो। इतनी अक्ल ही नहीं मारेगा कि हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, बोला मेरा बच्चा बेंगलोर पढ़ा, बेंगलोर में जाकर हॉस्टल में खावे क्या है, वो कचरे के अलावा कुछ भी नहीं खाता। मैं तो इस चक्कर में 93% आयल था मेरे बेटे का इंजीनियरिंग में, मैंने तो डलवाया ही नहीं, फ्री सीट पे होने लग रहा है उसका, स्पोर्ट्स कोटे से इंटरनेशनल प्लेयर है। बोला जी मैं वहाँ छोड़ यार, क्या करने डिग्री का, नौकरी करने के अलावा डिग्री किसी काम ही नहीं आती, नौकर बनने के लिए थोड़ी पैदा किया है, तू खेल आराम से, क्यों टेंशन लेता है। कॉलेज में जाएगा कचरा खाएगा, इससे अच्छा तो अपना बिना खाए बिना सर्टिफिकेट के घर में रह ले, छोटी सी जिंदगी मिली है, हैं? इसमें सर्टिफिकेट लेकर मरने के बाद सारे सर्टिफिकेट यहीं धरे रह जाते हैं, किसी काम नहीं आते। आपके पुरखों का कोई सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन जिसने अच्छे काम किए वो आज भी याद रहता है। जैसे आपके दादाजी थे, परदादा थे, हैं? तो वो याद रहता, वो तो याद रखेगी दुनिया जिन्होंने किया है। तो अब हमारे पास ये है ऑप्शन कि पहला नंबर हम जोनल करें, या फिर हम सीधी डायरेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग करने के बाद डायरेक्ट अपनी 1000 लोगों की मीटिंग बुला ले, जो अपनी 50 लोग छांट के, आप जिन लोगों को जानते हो उनसे संपर्क कर लो। जैसे मान लो आज आप सोशल मीडिया पे डाल दो कि भाई जनता सरकार मोर्चा की अगली ट्रेनिंग में जिसको शामिल होना हो इस नंबर पर संपर्क करो। मान लो आपसे संपर्क किया 20 लोगों ने, ठीक है ना, तो उनके नंबर नोट कर लो अपने पास और सारे साथी आपस में जुड़ जाओ, और जिस दिन ट्रेनिंग की कॉल आए 3 दिन के लिए आ जाओ, है कि नहीं भैया? ऑप्शन तो कोई नहीं है ना, बोलना क्या है, कहना क्या है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, कैसे लोग जोड़ने हैं, जुड़ के करें क्या भाई? जुड़ गए। अब जब तक इस बात को आगे तक लेके नहीं जाएंगे और अपनी समझ विकसित नहीं करेंगे, हमें खुद फायदा ना हो, हमारे बच्चों को फायदा ना हो, हमारे पड़ोस को फायदा ना हो, तो जुड़ने का मतलब क्या है? हमें हिम्मत महसूस होनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों से जुड़े हैं, हमें ये फील होना चाहिए, अगर अच्छे लोगों से जुड़े हैं तो अच्छा फील होना चाहिए, और बुरे लोगों से जुड़ा फील होता है तो अपना छोड़ दो, अच्छे लोग ढूंढो समाज में, जो जैसा लगता हो वैसा महसूस करके उस हिसाब से कुछ करो। अच्छा फील करोगे तो अच्छा करो, थोड़ा सा अच्छा करो, देखो कितना मजा आता है, अंदर से, भीतर से खिल उठता है अंदर से जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। ये पहली कंडीशन है जी। मैं जो यहाँ आ गया हूँ आपके बीच में, आपसे बात कर रहा हूँ, 9 साल से जो बोल रहा हूँ, जो दर दर भटक रहा हूँ, मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। जिंदगी में आपसे मांगूंगा नहीं, अपने लिए व्यक्तिगत नहीं चाहिए कुछ भी। मरने के बाद की टेंशन है मैंने, तो मरने के बाद तो आप लोग संभाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बालकों ना, क्योंकि जोड़ जीते जी अपन जोड़ के कुछ नहीं जाएंगे, तो मरने के बाद का जुगाड़ करने लग रहे हम तो आपने भी करना हो तो इंश्योरेंस कंपनी है अपनी, तो बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना प्रीमियम भरे इंश्योरेंस है, ठीक है। ये ऐसा परिवार जोड़ रहे हैं जहां जीते जी आपके परिवार की जिम्मेदारी आपकी, और मरने के बाद फिर बाकी के 999 की। भाई 999 लोगों को 100 रुपये देने में क्या दिक्कत है बताओ? समाज के लिए लड़ते हुए यदि आप शहीद भी हो गए तो आपको टेंशन नहीं है ना कि आपके बच्चे भूखे मरेंगे। इब तो मनमाना 15,000 रुपये कमाते हो, मरे पीछे लाख रुपए जाएंगे करा है कि नहीं? तो लड़ने में तो फायदा ही फायदा। अपने वाले तो इंश्योरेंस कंपनी गड़ी गजब की है, कोई फालतू चकचक नहीं, कुछ नहीं। और रोज ये तो रोज प्रीमियम घटेगा। अभी 100 रुपया तो 1000 आदमियों तक है। जिस दिन 1000 आदमी एक आदमी जोड़ के 2000 कर देंगे, उस दिन 50 रुपये रह जाएगा। और जब इसको 1 लाख तक ले जाऊंगा, जो कि लेके जाना है,
जिस दिन 1 लाख हो गए उस दिन 1 रुपए में इंश्योरेंस है? बाकी जगह प्रीमियम बढ़ता है उम्र के साथ, यहाँ प्रीमियम घट रहा है समय के साथ। जितने लोग आ जाएंगे बात ही तो, और हमें करना क्या है? ना किसी को पैसे देने, ना किसी को दान देना, ना किसी के लिए वोट मांगनी, ना किसी के लिए कुछ करना। जो आपको समझ में आया हुआ है वो समझाना है, खाम खाई बोल के आ जाना है। जैसे किसान ऐसे रैंडम बीज फेंकता है, ऐसे जो मिले बता दो, बस बात खत्म, समझो बीज बो दिया। वो बीज कब बरगद बनेगा, कब बड़ा पेड़ बनेगा, कुछ नहीं पता। ये काम आपको करना है बेसिकली, और इसी काम के लिए है। तो अब आप लोग इसमें कोई सुझाव, अपना परिचय और आपको क्या मतलब क्या सोच कर आप मोर्चे में जुड़े, वो सारी बातें आपको अपनी अपनी बतानी पड़ेंगी। सारे लोगों का परिचय जरूर चाहिएगा। हाँ जी, हाँ पहली बार आई हूँ मैं। हाँ, पहली बार वाले भी, मैं पहली दूसरी का क्या मतलब, आगे आगे बस आप, ये ऐसी दलदल है, यहाँ से वापस जाने नहीं देंगे हम। यहाँ जैसे वो बोलते हैं ना अंडरवर्ल्ड वाले, यहाँ आप आते अपनी मर्जी से हो, जाने की कोई जगह नहीं है। क्योंकि लास्ट में आप देखोगे इससे बेटर लोग आपको पूरे सोसाइटी में कहीं मिलेंगे नहीं। हमने अभी तक 58वीं ट्रेनिंग अभी मैं करके आया लेवल 1 की अहमदाबाद, और 7-7 दिन की भी 10-12 ट्रेनिंग मैंने कर ली, और लेवल 2 की, एजुकेशन की, टीम 200, टीम 500, पता नहीं कितनी सारी ऐसी ट्रेनिंग कर ली। आज तक पिछले 4 सालों में, 4.25 साल हो गए अपने को, एक भी ट्रेनिंग में किसी आदमी की एक आइटम भी गुम नहीं हुई, और एक भी लड़की ने, औरत ने, किसी ने भी, किसी को भी इतनी सी भी ये कंप्लेंट नहीं करी कि फलाना लड़का की नज़र मेरी तरफ इतने सेकंड के लिए भी ज़्यादा गलत तरीके से गई हो। मतलब एकदम ये फील होता है जैसे परिवार में है, जैसे हम सारे अपने भाई चाचा ताऊओं के बीच में हैं। मेरी खुद की मतलब वाइफ जब आती है अपनी मीटिंग में तो बोलती होती है कि ये जो फैमिली है ना, ये बड़ी कमाल है, यहाँ ये लगता ही नहीं कि हम लोग मतलब कहीं अनजान लोगों के बीच में हैं, क्योंकि सारे एकदम, यहाँ टिक ही नहीं पाता कोई कच्चे दिमाग का, कच्चे दिल का आदमी, भाग जाता है अपने आप ही। क्योंकि अपन ना तो किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए आए, ना हम अपना स्वार्थ आपके जरिए पूरा करना चाहते। तो जब हम व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो इतना बड़ा है कि अगली पीढ़ियों का है, अभी इस जन्म का तो व्यक्तिगत कोई स्वार्थ भी नहीं है। तो इसलिए क्या है कि बहुत गजब के लोग मिल रहे हैं, और ऐसे लोग परिवारों में नहीं मिल रहे आज के टाइम पे, खुद के परिवार में नहीं मिल रहे। तो इसलिए यहाँ से जाने का किसी का वैसे ही जी नहीं करता। तो ऐसा लगता है, हम अभी 7 दिन की ट्रेनिंग थी अपनी शिमला में, 18 से 24, जितने लोग वहाँ से आए, कोई था यहाँ बैठा है क्या साथ उसमें एजुकेशन वाला? तेरा आने का जी करा वहाँ से? नहीं? कैसी लगी ट्रेनिंग? बढ़िया ही थी बस। बस बढ़िया ही थी। वहाँ मेरे ख्याल से कोई आदमी होगा जो बिना रोए आया था। सर तो यहाँ आने के बाद मन भी नहीं लग रहा था। ऐसा था कि वहीं जाना है दोबारा। हाँ, मतलब वो ऐसी ट्रेनिंग थी जहाँ आप किसी से मिले बिना आगे होंगे। हाँ, लेकिन आने का इच्छा नहीं कर रहा, आने का मन नहीं था। लेकिन मजा आ रहा था, मतलब जो सर शांति थी वहाँ, आनंद आ गया, अलावा शांति और कहीं जिंदगी में कभी नहीं मिली होगी आज तक। मतलब वो अल्टीमेट गजब गजब की ट्रेनिंग थी। मतलब मैंने ज़िंदगी में अपने काम से कभी खुश नहीं होता, पर उस ट्रेनिंग की बात ही अलग थी। मतलब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैंने कुछ किया। मतलब कुछ ऑर्गेनाइज किया। मतलब अगली तो राम जाने, ये पहले 1000 वाली करनी है, उसके बाद एजुकेशन वाली जिसने करनी है उसके लिए एजुकेशन के नोट्स तैयार करने पड़ेंगे पहले सबको, कंडीशन है। हैं? ये ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं डालते ना जी ना। जो बात आपसे आंख में आंख डाल के करनी है ना, वो वीडियो में बोली नहीं जा सकती। जो वीडियो में डालनी है वो वीडियो में डालने की है। देखो आप ही बताओ, चलो आप में से कितने लोग हैं जो पिछले 2 या 3 साल से वीडियो तो देख रहे हैं या काफ़ी लंबे समय से, लेकिन मिले आज पहली बार है? हाथ खड़े करो। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, वीडियो में जो हमारी
ऊर्जा की जो फीलिंग है और अब आमने सामने की है, क्या सेम है? हैं? अब का तो जवाब ही नहीं है ना। आमने सामने का तो बात ही अलग है। जब हम वहां प्रेजेंट होते हैं ना, तो असल में हम खाली बोल नहीं रहे होते, हम साथ में महसूस भी कर रहे होते हैं। जो कलेक्टिव जो फ्लो है ना थॉट्स का है, क्या डायमेंशन छोड़ो, वो अगली क्लास है। या तो नर्सरी में तो दाखिला लिया, अभी से पहले पीएचडी की क्लास ले लो, कुछ नहीं पता चलता। यहाँ तो नर्सरी की क्लास है यार, नर्सरी में रहो। वो जैसे छोटा बच्चा पूछ ले कोई बड़ा सवाल तो उसको कहते बेटा तू थोड़ा बड़ा हो जाए फिर समझेंगे। तो अपन जब जुड़ेंगे तो जहाँ जहाँ जिस लेवल की बात होती है वो तो आपको वीडियो में सुन लिया, हम सबसे थोड़ी करते हैं वो बातें। अभी 7 दिन की ट्रेनिंग में खूब हुई इस टॉपिक पे बात। हो जाने दो ऐसे लोगों को जल्दी जाने दो। जो कच्चे दिल के लोग हैं, जिनकी समझ अभी परिपक्व नहीं है, उनको अभी नाराज करने के लिए ही मैं ऐसी वाहियात बातें बोलता हूँ। वरना मुझे मीठी मीठी और अच्छी लपेट के मीठी मीठी भी बोलनी आती है, वो बोली ही इसलिए जाती है। देखो जब मैं राधा स्वामी के लिए गलत बोल रहा हूँ ना, तो मेरा पर्पज राधा स्वामी को टारगेट करना नहीं है। उसका मैं क्या बिगाड़ लूंगा यार, वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके बैठा है बंदा ब्यास वाला। मैं तो उसके जो चेला चपाटा एक आधा कच्चे दिल वाला आ जाए उसको कह रहा हूँ अभी निकल, अभी तेरी जरूरत नहीं है। बाद में माफी मांग लेंगे राधा स्वामी वाले से, भाई गलती से हुआ है, मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ, इतना ही तो बोलना है। हाँ वो छिट्टा इसलिए दे, पिंच जानबूझ के, क्योंकि जिसकी अक्ल अभी इस लेवल से ऊपर की है, मुझे अभी वो लोग चाहिए। सोसाइटी में जब आप जाओगे आपको कितनी तरह की गालियां मिलती हैं बिना मतलब, आपने कोई गलती नहीं करी फिर भी सामने वाला गाली देता है यार। अगर आप में थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं हुआ तो आप तो मतलब एहसान जता दोगे सामने वाले के ऊपर कि मैं तुझे बचाने आया हूं तो मेरी बात नहीं सुन रहा। तो इसलिए उस समझ का आदमी अभी नहीं चाहिए, वो अभी दूर ही रहो। जो किसी का भी भक्त है पहले से वो भी जाओ, और जो मेरा है वो तो आओ ही मत। मतलब यहां किसी का भक्त आदमी नहीं चाहिए, फॉलो करने वाला आदमी नहीं चाहिए। हमको वो आदमी चाहिए जिसका जमीर जिंदा है, जो सवाल पूछ सकता है, जिसकी अक्ल अभी भी बातों में से क्वेश्चन निकाल सकती है, जो अभी सवाल ढूंढ रहा है, जो जवाब ढूंढ रहा है सवालों के, जिसके जहन में सवाल हैं, जो उन सवालों के जवाबों के लिए कहीं भटक रहा है और उसे नहीं मिल रहा है। तो वो लोग अभी चाहिए फिलहाल, क्योंकि वही सवालों के जवाब दे पाएंगे, और जिनमें पेशेंस है वही उनको तक जा पाएंगे। जैसे जो आपका बेटा है ना, छोटे वाला, जो कंप्यूटर का जो आदी बच्चा है, ये जो बच्चे होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं। आप एजुकेशन की ट्रेनिंग करोगे ना, जब मैं ग्रुप में आप सारों का नंबर आ जाएगा, सबने लगा दी ना अटेंडेंस। जब एजुकेशन की ट्रेनिंग डाल देंगे आज ग्रुप में, आप उसको करना आराम से बैठ के। अगर लिख सकते हो तो लिखना, तुम भी लिखना, बहुत मजा आएगा। तुम्हें अपने बारे में क्या करना है जिंदगी में सब पता चल जाएगा, तरीके से करोगे। क्या था? देखो ना लिख के, देखो एक 10-11 घंटे की वीडियो है, ऐड आती है। उस लड़के ने, मेरे लड़के ने ऐसा कर रखा ना, हम पैसे देते हैं और यूट्यूब में बिना ऐड का कर रहे। चलो ऐड का तो ऐसा है फिर नहीं, मैंने उसमें वो मोनेटाइज भी नहीं की हुई वो वीडियो। मैंने ऐड कैसे रिमूव करें फिर मैं उसमें, मेरे को कोई बता दे। चलो कोई बात नहीं, अभी डाली है। आप लोग एक काम करो, ऐड भी आ रही है, हट जाएगी, कोई बात नहीं। अगर आप आराम से बैठे हो तो ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता। उसको एक बार आपको अपने हाँ समझ गया, लेकिन ये समझो अगर आप करोगे ना उसको, अगर आप कर लोगे ना, तो ये समझो जैसे आपने करी है, आप तो ये भी करी है। मतलब मुझे थोड़ा आप अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ की 70% प्रॉब्लम्स का सलूशन तो उसको करने के बाद ही खत्म हो जाता है। हाँ मतलब 70-80% तो सलूशन
उसको करने के बाद ही हो जाता अपने आप, बिना आए, बिना किसी से पूछे, बिना कुछ करे। बाकी के 30% के लिए ही ये मोर्चा बना है। मतलब मैं जो कह रहा हूं कि बाकी की जो समस्याएं हैं, जो अपने स्तर पर हम ठीक नहीं कर सकते, जो बाहर से ही ठीक होनी है, उसके लिए ये मोर्चा बना है। और अपने लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रेनिंग करके ही खत्म हो जाएंगी। जिंदगी में क्या करना है, घर में कलेश का क्या कारण है, परिवार में झगड़े का क्या कारण है, पत्नी ऐसी क्यों है, पति ऐसा क्यों है, बेटा ऐसा क्यों है, बाप ऐसा क्यों है, भाई ऐसा क्यों, बहन ऐसी क्यों, बच्चे ऐसे क्यों, माँ बाप ऐसे क्यों, सबका समाधान है उसमें। और जो रह जाएगी उसी के लिए अगली बात है। तो ये वाली बात जो ऑनलाइन वाला पार्ट है, ये ऑनलाइन वाले कर लेंगे। हैं? हैं? देख लियो ना, उसमें समझना सिखाते हैं कि चीजों को समझो पहले आप, क्योंकि समझ विकसित हुए बिना बड़ी चीज नहीं आएगी ना दिमाग में। अभी आप मैं सबसे राय पूछूंगा, सारे